तो लेट्स स्टार्ट सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। ये प्रॉपर्टीज है सॉलिड्स की, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है। बहुत सारी प्रॉपर्टी हमें मालूम है। उसका डेफिनेट मास होता है, वॉल्यूम होता है, शेप होता है, डेफिनेट शेप सॉलिड्स के लिए। नेक्स्ट, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस आर वेरी शॉर्ट, क्योंकि हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, तो इन तीनों के कंपैरिजन में सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि डिस्टेंस भी बहुत कम है। डिस्टेंस कम है दो मॉलिक्यूल के बीच में, तो डिस्टेंस कम है तो फोर्स भी स्ट्रांग ही रहेगा। नेक्स्ट वन वाज देयर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, मतलब एटम, मॉलिक्यूल और आयन हैव फिक्स्ड पोजीशन। तो इनकी सॉलिड में उनकी पोजीशन फिक्स रहती है, एंड दे कैन ऑसिलेट, दे कैन ओनली ऑसिलेट अबाउट देयर मीन पोजीशन। मतलब वो वाइब्रेट होते हैं लेकिन अपने मीन पोजीशन को नहीं छोड़ते। ठीक है, जो भी उनकी मीन पोजीशन है वहां से वो वाइब्रेट करते हैं। पॉजिटिव डेविएशन इक्वल टू नेगेटिव डेविएशन, उतना ही वाइब्रेशन दिखाते हैं। दे आर इनकॉम्प्रेसिबल एंड रिजिड। कॉम्प्रेस जनरली होते ही नहीं, मतलब हो ही नहीं सकते। सॉलिड का कॉम्प्रेस करोगे तो क्या बनेगा? जैसे कि गैस को कॉम्प्रेस करोगे तो लिक्विड बनता है, लिक्विड को करोगे तो सॉलिड बनता है। सॉलिड को कॉम्प्रेस करना मुश्किल, ठीक है, होता ही नहीं। नेक्स्ट वन, क्लासिफिकेशन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉलिड्स बेसिकली, क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड। ओके, तो उसका डिफरेंशिएशन है। क्रिस्टलाइन सॉलिड मतलब रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, रेगुलर अरेंजमेंट। यहाँ पे आप देख सकते हो एक पर्टिकुलर वे में अरेंजमेंट है, रेगुलर अरेंजमेंट। एमॉर्फस में इरेगुलर अरेंजमेंट है। ओके, नेक्स्ट वन, इसका मेल्टिंग पॉइंट शार्प रहता है, इसका ओवर द रेंज रहता है। मेल्टिंग पॉइंट ओवर द रेंज, एग्जांपल मैं पहले दे दूं ताकि कंपेयर करने में आपको आसानी हो। इसका एग्जांपल है प्लास्टिक, या फिर दूसरा एग्जांपल है ग्लास। ठीक है, या फिर उसके अलावा बोरिक पाउडर। अगर आपने कैरम खेला होगा तो उस पर जो डालते हैं ना पाउडर, बोरिक पाउडर, इसी का एग्जाम्पल है। ये टैल्कम पाउडर है, हमारे सॉलिड का ये एग्जाम्पल है। और इसका एग्जाम्पल NaCl क्रिस्टल ले लो, या कोई भी क्रिस्टलाइन कंपाउंड, कोई भी क्रिस्टलाइन कंपाउंड। ओके, सो शार्प मेल्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट वन, दे आर नेम्ड एज ट्रू सॉलिड्स एंड यहाँ पे अमॉर्फस को हम कहते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड। ग्लास को तो वेल नोन कहते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड कहते हैं, या सूडो सॉलिड कहते हैं। ठीक है, दे आर फॉल्स सॉलिड, सूडो सॉलिड। नेक्स्ट वन, क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर दे अंडरगोज रेगुलर क्लीवेज। रेगुलर क्लीवेज का मतलब क्या होता है कि उसको हम आसानी से कट कर सकते हैं। देखो, आयरन का रॉड हम आसानी से कट कर सकते हैं उसको। ये सूरी वगैरह बनाने के लिए ना, उसको शार्प एंड चाहिए ना, वो हम शार्प एंड ला सकते हैं। क्यों ला सकते हैं? क्योंकि अरेंजमेंट बहुत परफेक्ट रहता है ना, तो यहाँ से आराम से परफेक्टली कट हो जाता है ये। ठीक है, तो रेगुलर क्लीवेज होगा। यहाँ पे रेगुलर क्लीवेज मुश्किल है, यहाँ पे रेगुलर क्लीवेज नहीं होता। ठीक है, आप ग्लास भी देखो ना, तो ब्रेक होगा तो ऐसे रैंडमली ब्रेक होगा। ओके, ऐसे ब्रेक होगा, कभी ऐसे सीधा ब्रेक नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट वन, एनिसोट्रॉपिक इन नेचर, वेयर एज ये जो होते हैं वो आइसोट्रॉपिक होते हैं। एनिसोट्रॉपिक एंड आइसोट्रॉपिक, अब कितने लोगों को याद है देखेंगे। एनिसोट्रॉपिक का मतलब ये होता है कि अगर इस डायरेक्शन से कोई प्रॉपर्टीज को हम स्टडी करें, फॉर एग्जांपल रिफ्लेक्शन को स्टडी करें, या वेव नेचर को, रिफ्लेक्शन वेव नेचर को, या इलेक्ट्रॉन के एक्साइटेशन, ये सारी चीज़ें यहाँ से स्टडी करें और यहाँ से स्टडी करें, तो ऑब्वियसली अलग अलग रिजल्ट्स आएंगे। क्यों अलग अलग रिजल्ट्स आएंगे? क्योंकि जो सेट्स ऑफ एटम के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं ना, वो अलग अलग है। ठीक है, सेट्स ऑफ एटम के बारे में जो डिस्कस कर रहे हैं वो अलग अलग होगा। ओके, इस एंगल से करेंगे तो सेट अलग अलग होगा, राइट? तो रीडिंग अलग अलग मिलती है। इसी को हम कहते हैं एनिसोट्रॉपिक इन नेचर। वेयर एज इसको हम कहते हैं आइसोट्रॉपिक। आइसो मतलब सेम। तो यहाँ पे रैंडमनेस है, और रैंडमनेस आप यहाँ से ट्राई करो, अदरवाइज यहाँ से ट्राई करो, अदरवाइज यहाँ से ट्राई करो, आपको एक रेगुलर सेट ऑफ एटम्स ही मिलेंगे। देखो, यहाँ से ये ऐसे मिलेंगे, यहाँ से ये रेगुलर सेट ऑफ एटम। ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस में रेगुलर सेट ऑफ एटम मिलेंगे। तो आप एंगल चेंज करोगे तो रिजल्ट चेंज नहीं होगा, उसको हम कहते हैं आइसोट्रॉपिक इन नेचर। आइसो मतलब सेम। ओके, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट, डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप। यहाँ पे ज्योमेट्रिकल शेप एकदम फिक्स रहता है, डेफिनेट रहता है। ओके, यहाँ पे इरेगुलर शेप है, आप देख ही सकते हो मॉलिक्यूल्स रेगुलर अरेंज नहीं होते। डोंट हैव स्मूथ कूलिंग कर्व। अब कूलिंग कर्व इनका स्मूथ नहीं होता, यहाँ पे स्मूथ कूलिंग कर्व होता है। रीजन क्या है? ये मेल्ट भी होते हैं तो ओवर द रेंज मेल्ट होते हैं ना। मतलब आप प्लास्टिक देखो, आप थोड़ा सा हीट करोगे तो वो डायरेक्टली सॉलिड टू लिक्विड नहीं कन्वर्ट होता, वो थोड़ा सा रिजिड होगा। rigid मतलब
थोड़ा सा सॉफ्ट होगा, सॉफ्ट होने के बाद धीरे 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 मेल्ट होना स्टार्ट होता है, ठीक है, ओवर द टेम्परेचर होता है। इसका वैसा नहीं है, ये डायरेक्टली मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। कूल भी करोगे तो भी ये क्या करेगा, सॉलिड स्टेट मतलब कूलिंग के टाइम पे लिक्विड टू सॉलिड, ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये कर्व एकदम स्मूथ कर्व नहीं आता, ठीक है, वेयर इसका स्मूथ कर्व आता है क्योंकि धीरे 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 ये कूलिंग कर्व दिखाता है। ओके, नेक्स्ट वन, डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन। अब यहाँ पे कोई भी रिएक्शन करनी है, क्रिस्टल को ब्रेक करना है, कुछ भी करना है, तो ये वेल अरेंज्ड है, तो उनकी वैल्यूज पूरी डेफिनेट रहती है, फिक्स रहती है। फ्यूजन की भी वैल्यू फिक्स रहती है इनकी, ठीक है। फ्यूजन हो क्रिस्टलाइजेशन हो, वैल्यू फिक्स है इनकी, क्योंकि ये अरेंजमेंट ही इतना परफेक्ट है, परफेक्ट अरेंजमेंट में वैल्यूज फिक्स रहती है। वेरएज यहाँ पे अरेंजमेंट परफेक्ट है ही नहीं, तो हीट ऑफ फ्यूजन कहाँ से डेफिनेट होगा, हो ही नहीं सकता। ओके, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड की, जिसको हम जनरली क्लासिफाई करते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ये क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जांपल है, ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड का। तो वहाँ पे जाने से पहले यहाँ पे अगर किसी को कोई डाउट है तो यू कैन आस्क यहाँ पे, ठीक है। एमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन में अगर किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हो। नहीं, अब यहाँ पे जो बात कर रहे हैं हम सिर्फ क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में बात करें, क्रिस्टलाइन सॉलिड सीएस कहता हूँ उसको। ओके, फर्स्ट वन, देयर आर बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ओके, ट्रू सॉलिड्स कह सकते हो आप। 4 टाइप्स फर्दर क्लासिफिकेशन किए गए। फर्स्ट वन, मॉलिक्यूलर सॉलिड। याद रखना एकदम सिंपल है, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में मॉलिक्यूल से सॉलिड बनता है, मॉलिक्यूल से, ठीक है। यहाँ या फिर आप कह सकते हो कि यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड भी प्रेजेंट है, ओके। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड में बेसिकली मॉलिक्यूल्स उसका मेन पार्ट है। आयनिक सॉलिड्स में आयन से वो ये क्रिस्टल्स बनते हैं। मेटेलिक सॉलिड्स में मेटल होना जरूरी है, ठीक है। एंड लास्ट, नेटवर्क सॉलिड, सॉलिड या कोवैलेंट सॉलिड। तो यहाँ पे एक नेटवर्क होना जरूरी है, ठीक है। नाम जैसे बता रहा है कि नेटवर्क सॉलिड, तो नाम से आप उसको याद कर सकते हो। वन बाय वन बात करते हैं। मॉलिक्यूलर सॉलिड, सो बेसिकली देखो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स उसका बेस रहता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल CCl4, ये जो भी मॉलिक्यूल्स है, फिर वो पोलर नॉन पोलर हो, ब्रॉडली पहले तो हम इसी में इसको डाल देंगे। और जो अगर सॉलिड स्टेट में आ जाए तो उसको हम मॉलिक्यूलर सॉलिड कहेंगे, ठीक है। वाटर भी इसी फॉर्म में आता है। नाउ मॉलिक्यूल्स का अलग अलग टाइप होते हैं, एक नॉन पोलर, पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स तो हम उसको डिवाइड कर ही सकते हैं, नॉन पोलर, पोलर एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल अगर सॉलिड स्टेट में आ जाए तो उसको हम नॉन पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड कहेंगे, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। तो अब ये नॉन पोलर मतलब कौन कौन, CCl4 नॉन पोलर है, राइट। H2 नॉन पोलर है, I2 नॉन पोलर है, CO2 नॉन पोलर है। आर्गन ये एटम है लेकिन यहीं पे डाला जाता है, ठीक है। ये नॉन पोलर है। तो ये जब भी सॉलिड स्टेट में आएंगे तो उसको हम नॉन पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड कहेंगे, ओके। यहाँ पे बात करें पोलर, तो HCl है, SO2 है। तो इवन आप जो भी पोलर मॉलिक्यूल कौन सा भी, H2SO4 पोलर है, HBr है, कोई भी ले लो, NH4 है, NH3 है, ठीक है। अच्छा, NH3 कहाँ पे जाएगा, NH3 पोलर की जगह पे हाइड्रोजन बॉन्डेड में जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डेड है। सो बेसिकली आपको उसके हिसाब से मॉलिक्यूल्स को डिवाइड करना है या प्लेस करना है, ठीक है, कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है। तो पोलर एक रहता है HCl SO2। नेक्स्ट वन हाइड्रोजन बॉन्डेड, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डेड, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट रहती है। पण आहे ना मायामुळे लक्षात ठेव, विसरू नको त्याचे उपकार विसरायचे. प्रणव, तो भांडणं करून राहिलं, मी तर काय बडबड करून राहिलं रे. क्लासमधून बाहेर जाय, निवांत भांडणं कर मस्तपैकी, आणि मग ये, टेन्शन नको घेऊ, आम्हाला पण देऊ नको. हां, बॅक टू आवर पॉईंट. मला वाटलं काय झालं. हे झालं मॉलिक्युलर सॉलिड, नॉन पोलर, पोलर अँड हायड्रोजन बॉन्डेड, ओके. सो तर थोडंसं डिस्कशन करू. हां, मेन पॉईंट मला जो सांगायचा होता, लिंक तुटते बघा असं होतं. मेन पॉईंट मला जो सांगायचा होता, आता याच्यामध्ये हे जे कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत ना, हे कशावर बेस्ड आहेत, तर इंटरमॉलिक्युलर फोर्स ऑफ अट्रॅक्शनवर बेस्ड असतात. नेहमी लक्षात ठेवायचं, सगळे इथंच नाही, इथं सगळीकडं
हे जे प्रॉपर्टीज आहेत हे इंटरमॉलिक्युलर फोर्स ऑफ अट्रॅक्शनवर डिपेंड आहेत. नॉन पोलर मध्ये इंटरमॉलिक्युलर फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन खूप कमी असतो, ज्याला आपण लंडन फोर्स म्हणतो. ठीक आहे, डिस्पर्शन फोर्स किंवा लंडन फोर्स. त्याच्यामध्ये सगळ्यात कमी मॉलिक्युलर इंटरॅक्शन असतो किंवा इंटरमॉलिक्युलर फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन सगळ्यात कमी असतो. इथं तुम्ही बघू शकता CCl4 AR हे सगळं सॉफ्ट आहेत. ओके, कारण इंटरमॉलिक्युलर फोर्स ऑफ अट्रॅक्शनच नाही आहेत. सेकंड पॉईंट, हे मॉलिक्युल आहेत. हे कंडक्टिव्हिटी दाखवण्यासाठी काय आपल्याला लागतं, दोन कंडिशन, एक तर फ्री इलेक्ट्रॉन पाहिजेत नाही तर चार्जेस पाहिजेत. ओके, म्हणजे पॉझिटिव्ह किंवा निगेटिव्ह चार्ज. तिथं फ्री इलेक्ट्रॉनचा विषय नाही आणि चार्जेसचा पण विषय नाही, त्याच्यामुळे काही विषयच येत नाही या गोष्टीचा. ओके, नेक्स्ट पॉईंट, मेल्टिंग पॉईंट सुद्धा इंटरमॉलिक्युलर फोर्स ऑफ अट्रॅक्शनवरच डिपेंड आहे. मेल्टिंग पॉईंट सुद्धा यांचा खूप कमी असतो. का बरं, अट्रॅक्शनच नाहीये तर मेल्टिंग पॉईंट हायर असेल कसं? ठीक आहे. नेक्स्ट तुम्ही इथं बघितलं, इथं अट्रॅक्शन फोर्स या कंपॅरिझन मध्ये थोडासा जास्त आहे अट्रॅक्शन फोर्स पोलर मध्ये. ओके, किंवा कारण पोलर पोलर मतलब सॉरी डायपोल इंटरेक्शन होता है, मैं भूल गया, हिंदी में बात कर रहा था, सॉरी मराठी में बात कर रहा था. सो डायपोल डायपोल इंटरेक्शन जो है ना, यहाँ पे मतलब अट्रैक्शन फोर्स थोड़ा सा ज्यादा रहता है. सो ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स का मतलब क्या हो गया, ऑब्वियसली ये फिजिकल नेचर इसका सॉफ्ट रहेगा, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट ये वेरी लो था, ये सिर्फ लो हो गया, मतलब थोड़ा सा इंक्रीज होगा. राइट, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है. ओके, हाइड्रोजन बॉन्डेड अट्रैक्शन फोर्स और थोड़ा इंक्रीज हो गया, लेकिन उसका इफेक्ट देखो. अब यहाँ पे आइस हार्ड होगा, ठीक है, एंड मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट चलो ठीक है अभी भी लो है. राइट, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिसाइड करते हैं फिजिकल नेचर एंड मेल्टिंग पॉइंट, वेयर एज अवेलेबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स या फिर आयंस ये डिसाइड करते हैं कंडक्टिविटी. सिंपल सा लॉजिक है और उसी हिसाब से हम काम कर सकते हैं. नेक्स्ट वन, आयनिक सॉलिड्स में होते हैं आयंस, और बॉन्ड कौन सा होगा, तो आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट होगा, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है. आयनिक बॉन्ड वीक नहीं होता, सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है. ठीक है, उसी को अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल NaCl, ये तो आयनिक, जहाँ पे भी आयंस होंगे वो तो ये क्रिस्टल्स बनाएंगे. बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो देखो फिजिकल नेचर हार्ड बट ब्रिटल. ठीक, हार्ड फिजिकल नेचर. नेक्स्ट मेल्टिंग पॉइंट देखो हाई हो गया, क्यों, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग हो गया. नेक्स्ट, अब यहाँ पे आयंस प्रेजेंट है, तो जब ये एक्वियस स्टेट में या मोल्टन स्टेट में जाएंगे, मोल्टन, वहां पे ये इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकते हैं, अदरवाइज सॉलिड स्टेट में पास नहीं कर सकते. ठीक, नेक्स्ट वन, मेटेलिक सॉलिड, यहाँ पे बॉन्ड होता है मेटेलिक बॉन्ड. ओके, मेटल से ये कंपाउंड बनता है, फॉर एग्जांपल आयरन का रॉड. तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारे मेटल्स यही बनाते हैं, मेटेलिक सॉलिड बनाते हैं. यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, राइट, तो हार्ड हो गया. फेयरली हाई हो गया, देखो मेल्टिंग पॉइंट. ओके, फेयरली हाई का है मतलब इससे कम है, ये सबसे ज्यादा है, ये उससे कम है. क्यों, क्योंकि स्ट्रेंथ है ना, स्ट्रेंथ, आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है, उसके बाद मेटेलिक का नंबर आता है. ठीक है, सो मेल्टिंग पॉइंट हार्डनेस उसी हिसाब से आता है. नेक्स्ट वन, यहाँ पे बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, इलेक्ट्रॉन का क्लाउड रहता है बेसिकली, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो कंडक्टिविटी तो दिखाएंगे ही दिखाएंगे. ओके, तो प्रॉपर्टी को बहुत ज़्यादा रटने की वगैरह जरूरत बिल्कुल नहीं है. नेक्स्ट वन, ये नेटवर्क सॉलिड है, ये तो अलग ही है नेटवर्क सॉलिड. ठीक है, जनरली होता है कोवैलेंट बॉन्ड, लेकिन नेटवर्क की वजह से अनएक्सपेक्टेड यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ आ जाती है. ठीक है, कार्बन कार्बन मतलब डायमंड उसका एग्जाम्पल है, क्वार्ट्ज उसका एग्जाम्पल है. ओके, एक्सेप्शन ग्राफाइट है. ओके, एक्सेप्शन को छोड़ दे तो नेटवर्क सॉलिड्स में हार्डनेस बहुत ज़्यादा रहती है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा रहेगा इसका. ठीक है, लेकिन यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहते तो वो इंसुलेटर का काम करेगी. एक्सेप्शन हर बार ग्राफाइट, तो एक्सेप्शन को हम बाद में देख लेंगे कैसे है क्यों है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे. ओके, तो ये हो गए टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, ये सारी चीज़ें, मॉलिक्यूलर, आयनिक, मेटालिक, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ओके, सो कोई डाउट किसी को होगा तो आप पूछ सकते हो फिलहाल, इसमें कोई भी डाउट वगैरह है तो यू कैन आस्क. किसी को कोई डाउट है, नहीं है, एवरीथिंग इज क्लियर, यस नो, यहाँ तक क्लियर है, क्योंकि ये बहुत बड़े 2 पॉइंट्स हो गए अपने. क्वेश्चंस आते हैं इस पे, बहुत बार नहीं आते, लेकिन बीच बीच में कभी कभी आ जाते हैं, तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी क्वेश्चंस रहते हैं, क्योंकि 4 कैटेगरीज है तो उसको डिवाइड करना थोड़ा सा मुश्किल जाता है. ओके, आगे बढ़ते हैं. क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल, तो मैं जनरली इसको ऐसे कहता हूँ कि ये जो घर बनाने के लिए ईट ईट लगते हैं ना, ठीक है, ब्रिक्स कहते हैं हम उसको,
तो उसको हम कहते हैं यूनिट सेल्स, ठीक है। और उससे जो ब्लॉक बनेगा, पूरा घर बनेगा, उसको हम कहते हैं क्रिस्टल लैटिसेस, ठीक है। तो इसकी अरेंजमेंट से ये बनता है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये एक एक जो क्यूब है ना, वो मतलब ये है, ठीक है। सो क्रिस्टल लैटिस, ऑर्डरली थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ एटम इन अ स्पेस। तो क्रिस्टल मतलब क्या है? थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ एटम इन अ स्पेस इज कॉल्ड एज क्रिस्टल. It is diagrammatic representation of constituent particles such as atom, ions और molecules. तो यहाँ पे atom, ion, molecule की रिप्रेजेंटेशन है बेसिकली, ठीक है। और ये भी डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, ओके। तो ये ऐसे बेसिकली आपने अभी स्ट्रक्चर तो, हाँ, मैंने ही सिखाया आपको सॉलिड स्टेट, अगर मैं गलत नहीं हूँ। तो यहाँ पे मैंने आपको वीडियो वगैरह दिखाया होगा। तो यहाँ पे ऐसे एटम्स रहते हैं, ठीक है, एक दूसरे को टच भी करते हैं ये। तो बेसिकली ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, ओके। नेक्स्ट यूनिट सेल के बारे में बात करें तो यूनिट स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्रिस्टलन लैटिस है। क्रिस्टलन लैटिस का स्मॉलेस्ट यूनिट, ओके, जो बार बार रिपीट होता है, इज कॉल्ड एज यूनिट सेल। रिपीटेड यूनिट सेल फ्रॉम क्रिस्टलन लैटिस, तो ये बार बार रिपीट होता है। यहाँ पे देखो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ऐसे यूनिट सेल्स है, उससे एक क्रिस्टलन लैटिस बना। तो ये डिफ्रेंसिएशन, ठीक है। नेक्स्ट मुझे बताओ, मैंने ही सिखाया है ना आपको, आई एम नॉट रॉन्ग, तो ये चैप्टर मैंने ही लिया था, हाँ सर। ओके। तो ओके, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट वन, 7 प्रिमिटिव सेल्स, मतलब वही जो सेल है उसका अल्फा बीटा गामा अलग अलग, हाँ, कभी अलग अलग होता है, कभी सेम होता है। तो पहले ए बी सी एंड अल्फा बीटा गामा क्या है? तो ए मतलब ए बी एंड सी, ये क्यूब के जो हम कहते हैं ना उसको, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, ठीक है। तो ए बी सी, एंड ये अल्फा बीटा गामा उसके एंगल्स है, ओके। तो ये हर बार सेम ही नहीं हो सकते, कम या ज़्यादा हो सकते हैं। उसके बेसिस पे ये 7 प्रिमिटिव सेल्स है। फर्दर हम क्लासीफाइड करें उसको, प्रिमिटिव मतलब एकदम सिंपल क्यूबिक सेल, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर, ओके। तो ऐसे फर्दर क्लासिफिकेशन हम उसको कर सकते हैं। टोटल गिने जाए तो 14 सेल्स रहते हैं यहाँ, हाँ, 14 टाइप्स के क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स रहते हैं, ओके। नाउ मेन चैलेंज ये है, इनको समझाने से ज़्यादा चैलेंज ये है कि इसको याद कैसे किया जाए। सो मेथड देखो, पहले तो ए बी सी इक्वल है, अल्फा बीटा गामा इक्वल है, ठीक है। ये नाम को भूल जाओ, फिलहाल नाम को भूल जाओ, मैं इसके लिए आपको बता दूंगा। इसको देखो, ये सीक्वेंस को थोड़ा सा समझने का ट्राई करो। पहले सब इक्वल है, सब अच्छा है, बाद में हमने ए बी सी में से एक को खराब कर दिया, ठीक है, बाद में दोनों को खराब किया, ओके। तो ये तो सीक्वेंस हो गया हमारा। नेक्स्ट पॉइंट, हेक्सागोनल को फिलहाल के लिए भूल जाओ, ठीक है, इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। तो हमारा सीक्वेंस क्या है? ये पूरा इक्वल था, बहुत अच्छे से सब सिमेट्री है, बाद में एक सिमेट्री खराब की, बाद में दोनों सिमेट्री खराब की, ठीक है। अब दोनों खराब हो गए हमारा, ठीक है, एक टास्क कंप्लीट। नेक्स्ट, फिर से अब खराबी करनी स्टार्ट कर दी हमने। तो पहला जो इक्वेशन था वहां से अब एंगल को पहले हमने खराब कर दिया, ठीक है, एंगल को खराब किया, बाद में इस एंगल के साथ साथ इसको खराब किया, मतलब इसको हमें यहाँ पे रीड करना, ठीक है। इसके बाद एक को खराब किया, ठीक है, बाद में दोनों को खराब किया। ये तो एक खराब है ही, यहाँ पे एक खराब है, ये इक्वल भी नहीं है, मतलब ये भी खराब ही है, ठीक है। तो बाद में इसको खराब कर दिया हमने, राइट, एंड लास्ट में तो सभी खराब है, ओके। सो सीक्वेंस देखा जाए एबीसी के हिसाब से, आपको इसको नीचे कंसिडर करना है। तो आप सीक्वेंस एबीसी के हिसाब से देखा जाए तो कोई भी खराबी नहीं है, एक खराबी है, दोनों खराबी है, ठीक है, फिर भी कोई खराबी नहीं है, एक खराबी है, दोनों खराबी है, ठीक है। ये सीक्वेंस एकदम सिंपल है एज के लिए, ठीक है। नेक्स्ट वन, एक्सियल एंगल के लिए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3 के लिए, ओके। उसके बाद एक खराबी की, उसको तोड़ दिया, बाद में बी को जो तोड़ा था उसको भी खराबी कर, ये सीक्वेंस इसका थोड़ा सा अलग है, ठीक है। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। यहाँ पे एक खराब कर दिया हमने, एक खराब कर दिया, देन उसको ब्रेक कर दिया, देन उसकी भी वैल्यू 120 भी नहीं रखी, ठीक है। तो ये बेसिकली सीक्वेंस है। नाउ इसको याद कैसे करेंगे? तो सिंपल है, किसी को हिंट याद है क्या, या किसी के पास कोई हिंट है इसको याद करने के लिए?
कोई बताएगा? नहीं? ओके, सो ये हमारे लिए एक्सेप्शन है फिलहाल के लिए, जो कि हर बार ही रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि हेक्सागोनल है ना, तो पूरा एंगल वगैरह उसका तो प्रॉब्लम आता ही है, थोड़ा सा चेंज। मैंने बताई थी ना हिंट, याद नहीं है शायद। सीटी और मारोगे, याद आया कुछ? नहीं। एक लड़की है जो एक लड़के को धमकी दे रही है। लड़के ने पहले सीटी बजाई थी, तो लड़की उसको धमकी दे रही है, ठीक है, अगर तू सीटी मारेगा तो एक नहीं 3 3 क्लिनिक में तुझे जाना पड़ेगा। तो इसी को हम एज अ हिंट लेते हैं। सीटी और, मतलब हिंदी में है सीटी और मारोगे, ठीक है, सीटी और मारोगे रोम्बोहेड्रल, तो मोनो क्लिनिक नहीं ट्राई क्लिनिक जाना पड़ेगा। मतलब एक बार क्लिनिक नहीं 3 बार क्लिनिक जाना पड़ेगा, ऐसे आप उसको याद रख सकते हो, ठीक है। तो सीटी और मारोगे तो मोनो क्लिनिक नहीं ट्राई क्लिनिक जाना पड़ेगा। यहाँ पे हेक्सागोनल को आपको ऐड करना पड़ेगा, इतना याद रखना, ठीक है, बीच में। तो इसको आप चाहे तो थोड़ा बहुत चेंज वगैरह कर सकते हो, इम्प्रूवमेंट हुआ तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे प्रिमिटिव सेल्स। बाद में हम बॉडी सेंटर फेसियल ये तो देख लेंगे हम, ये तो डिटेल में देखना ही है हमें, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल। ये तो बहुत सिंपल सा पॉइंट है। पहला प्रिमिटिव सेल या फिर सिंपल हम कहते हैं क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है, या फिर प्रिमिटिव सेल। कॉर्नर पे एक एक एटम रहता है, ठीक है, हर कॉर्नर पे एक एक एटम, टोटल 8 कॉर्नर्स है। 8 कॉर्नर मल्टीप्लाइड बाय हर कॉर्नर का एटम जो कंट्रीब्यूट करता है कितना, याद है किसी को? बताओ तो सही, कितना कंट्रीब्यूट करता है कॉर्नर का एटम? 1/8। 1/8 कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। तो 8 8 1 एटम से ये क्रिस्टल बना हुआ है या ये यूनिट सेल बना हुआ है, ऐसे हम कह सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, बॉडी सेंटर्ड। बॉडी सेंटर में 8 कॉर्नर पे तो एटम है ही, ठीक है, लेकिन एक पूरा एटम बॉडी के सेंटर में है, तो कॉर्नर का 8 इंटू 1 8, तो ये हो गया 1 प्लस सेंटर में एक रहता है 1, टोटल मिला के 2 एटम से बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल बनता है। नेक्स्ट वन, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। तो फेस सेंटर में फिर से कॉर्नर पे तो एटम है ही, तो कॉर्नर के एटम को 1 पकड़ेंगे, प्लस जो फेसेस है उस पर आधे आधे एटम्स रहते हैं, ठीक है, आधे आधे एटम्स। तो फेसेस अगर हम काउंट करें तो 4 साइड के 4, एक ऊपर का एक नीचे का, तो ये हो गए 6, ठीक है, 6। लेकिन कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है? 1/2 कॉन्ट्रीब्यूशन है, ओके। तो 6 इंटू 1/2, इसको हम अगर सॉल्व करें तो ये आंसर आएगा 4। तो बीसीसी में 4 नंबर ऑफ एटम्स रहता है। सिंपल सा लॉजिक है। किसी को डाउट वगैरह है, नहीं समझ में आया तो आप पूछ सकते हो, आप पहले ही बता दो, ठीक है। ये मैं कंसिडर करके चलता हूँ कि आपको आता भी है और याद भी है। नेक्स्ट वन, अभी वही एटम का हमें रीअरेंजमेंट करना है, 1 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल, ऐसे थोड़ा सा आगे जाना है हमें। तो 1 डायमेंशनल अरेंजमेंट मतलब ये सपोज एटम सर्कुलर रहते हैं, तो एक हम कंसिडर करेंगे ये टेनिस बॉल्स है, ठीक है। तो हम बॉल को एक एक्सिस पे रख रहे हैं, एक्स एक्सिस पे, सिंपल। तो वो ये हो गया 1 डायमेंशनल अरेंजमेंट, सिंपल सा अरेंजमेंट। अगर ये हम इसको 2 एक्सिस में रखें, एक्स प्लस वाई, टेबल पे ऐसे रखें एक्स प्लस वाई, तो ये हो गया 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट। यहाँ पे आप देख सकते हो टेनिस बॉल की अरेंजमेंट, ओके। लेकिन यहाँ पे जो अभी है, हम 2 मेथड से इसको भी अरेंज कर सकते हैं, ये फर्स्ट मेथड, ये सेकंड मेथड। क्योंकि क्रिस्टल है, हम क्रिस्टल के बारे में बात करें तो अरेंजमेंट तो सिमेट्रिकल होनी ही चाहिए, ओके। हमने देखा क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स में या क्रिस्टलाइन सॉलिड में अरेंजमेंट सिमेट्रिकल रहती है। अब यहाँ पे देखो, ये जो लाइन है, ये अरेंजमेंट है, ये ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट, सारे रोज सिमिलर है, सारे रोज, ठीक है। यहाँ पे वैसा नहीं है, ये रो और ये रो अलग है, फिर भी ये रो और ये रो सेम है, ठीक है। यहाँ पे ये, तो यहाँ पे 2 अलग अलग टाइप के रो है, तो इसको हम ए बी टाइप ऑफ अरेंजमेंट कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गई 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस। यहाँ पे ये जो आपको क्यूब दिखाई दे रहा है या ये हेक्सागोन दिखाई दे रहा है, ये हमें बताते हैं कि नंबर ऑफ नेबरिंग एटम्स कितने हैं। ये अगर हम एटम हम कंपेयर करें तो इसके नेबरिंग एटम्स कितने हैं, तो ये 4 नेबरिंग एटम्स है। वेरएज इसके नेबरिंग एटम्स काउंट करें तो 6 नेबरिंग एटम्स है। यहाँ पे 4, यहाँ पे 6 नेबरिंग एटम्स है, ओके। आप ऐसे भी बोल सकते हो कि जितनी ज़्यादा पैकिंग होगी ना, नेबरिंग एटम्स उतने ज़्यादा बढ़ते हैं, ठीक है। पैकिंग ज़्यादा, नेबरिंग एटम्स ज़्यादा, ओके, एम्प्टी स्पेस कम। सो सर ये एक लेकिन 6 पॉइंट, से ज़्यादा पैक नहीं हो सकते ना, 6 6 से से ज़्यादा ज़्यादा। होते हैं ना,
होते हैं ना। 2 डायमेंशनल में 6 से ज़्यादा नहीं हो सकते, 3 डायमेंशनल में 6 से ज़्यादा होते हैं, 12 तक हो सकते हैं। हाँ 2 डायमेंशन का बोल रहा था। सो ये हो गया 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट में जो हम बात कर रहे हैं। तो लेकिन ये प्रैक्टिकल नहीं है, 1 डायमेंशनल एंड 2 डायमेंशनल कुछ काम का नहीं है यहाँ तक, सिर्फ समझाने के लिए ठीक है। ओके, तो इसी को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर भी। ओके, कोऑर्डिनेशन नंबर। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट। तो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट में हम एक्स, वाई एंड जेड, ये तीनों डायमेंशनल में एटम्स को रखते हैं। ठीक है, और फिर जो अरेंजमेंट आएगी उसको हम कहते हैं 3 डायमेंशनल। अब यहाँ पे देखो वेरिएशन तो बहुत ज़्यादा हो सकता है। 2 डायमेंशनल में 2 वेरिएशंस थे, 3 डायमेंशनल में बहुत सारे वेरिएशंस आ सकते हैं। ठीक है, तो वो वेरिएशंस के बारे में बात थोड़ा सा बात करेंगे, लेकिन थोड़ा बाद में बात करेंगे। ये वॉइस वगैरह वो कंसेप्ट आ जाएगी या ये वेरिएशंस आ जाएंगे। ठीक है, तो उससे पहले ये पैकिंग इफिशियंसी बात करना ज़्यादा इजी भी है और इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, तो पहले पैकिंग इफिशियंसी देखते हैं एंड बाद में यहाँ पे आएंगे। मैं भी जब भी पढ़ाता हूँ ना तो ये थोड़ा सा बाद में पढ़ाता हूँ, पहले पैकिंग इफिशियंसी और बाद में ये सारी चीज़ें बात करेंगे। चैप्टर में नोट्स में अगर देखा जाए तो जो टेक्स्ट बुक का फॉर्मेट है मैंने उसी को फॉलो किया है। मतलब जैसे ये हो गया नंबर ऑफ एटम्स, उन्होंने डायरेक्ट क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर 1 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल ये लिया, देन वॉइस लिया है, देन उसके अरेंजमेंट लिए, एंड देन अलग अलग टाइप्स के वॉइस, एंड देन पैकिंग एफिशिएंसी। तो मेरे हिसाब से पैकिंग एफिशिएंसी पहले होना चाहिए, समझने के लिए आसान है, तो मैं वैसे ही लूँगा। नोट्स में आपको टेक्स्ट बुक के हिसाब से मिलेगा। ओके, बैक टू आवर पॉइंट। पहले पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सिंपल क्यूब के बारे में बात करते हैं। ठीक है, सिंपल क्यूब के बारे में बात करते हैं, पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में। तो हमें मालूम है सिंपल क्यूब में होता क्या है, तो कॉर्नर पे एटम्स है, राइट। और किसी भी पैकिंग एफिशिएंसी निकालने के लिए 2-3 मेथड, 2-3 स्टेप्स ही होते हैं। ओके, फर्स्ट स्टेप होता है आर एंड ए के बीच में कोरिलेशन फाइंड आउट करना। ओके, आर एंड ए के बीच में कोरिलेशन फाइंड आउट। सेकेंड स्टेज होता है कि पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला लिखना और उसमें वैल्यूज डालना, एंड थर्ड स्टेप कैलकुलेशन करना। ये सिंपल स्टेजेस है, 3 स्टेजेस में पैकिंग एफिशिएंसी हर बार हम कैलकुलेट करेंगे, ना सिर्फ इसी बार, हर बार। तो पहले स्टेप आर एंड ए के बीच में अगर कोरिलेशन फाइंड आउट करें तो इसका एज ये है जिसको हम ए कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो आइटम है उसका आर रेडियस ये हुआ आर। ठीक है, तो अगर हम कोरिलेशन फाइंड आउट करें तो कोई बताएगा मुझे कोरिलेशन क्या है, आर एंड ए के बीच में कोरिलेशन क्या है? देख के कोई बता सकता है? आर सर एंड A is equal to 1/2 of R. ए इज इक्वल टू 1/2 ऑफ आर, इज इट करेक्ट? बाकी लोग सर रूट 4/√3 था सर। ओके, कोई और? डायग्राम को समझने के बाद बताओ चाहे तो। दोनों भी आंसर गलत है। ये क्या है? एज है ना, ये डिस्टेंस ए है, और ये डिस्टेंस क्या है? आर। लोकेश ने क्या कहा? ए इज इक्वल टू 1/2 आर। गलत है, आर इज इक्वल टू 1/2 2R. यस, ए इज इक्वल टू 2 आर। ऐसे भी कह सकते हो, ऐसे कहो नहीं तो ऐसे कहो। लोकेश पॉइंट समझ में आ गया कहाँ पे गलती की? ये 1/2 गलत जगह हाँ पे। सर, वो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। ठीक है, चलो। पहला फैक्टर ए इज इक्वल टू 2 आर। ठीक है, नेक्स्ट पैकिंग इफिशियंसी किसे कहेंगे? टोटल वॉल्यूम, मतलब ये क्यूब का वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल, और ऊपर जो आएगा ये ऊपर का पार्ट, वॉल्यूम ऑफ एटम्स। ठीक है, एटम ने जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है। तो यहाँ पे पैकिंग इफिशियंसी, सिंपल क्यूब में एक ही एटम है और एटम सर्कुलर है, तो उसका वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करेंगे? 4/3 पाई आर क्यूब, ये तो फॉर्मूला है। सर्कल का वॉल्यूम जो होता है ना, सर्कल का वॉल्यूम, वो हर बार हम 4/3 पाई आर क्यूब से कैलकुलेट करते हैं, पाई आर क्यूब। तो यहाँ पे मैं अगर वैल्यूज डाल दूँ तो 4/3 पाई, अच्छा एक काम करता हूँ, 1 मिनट बाकी है, अभी मैं लिखूंगा तो चला जाएगा वो। सेशन को एंड करता हूँ, वापस से ज्वाइन करना, फिर मैं पूरा लिख के आपको बता देता हूँ क्या करना है।
चलो कंटिन्यू करते हैं अभी यहाँ पे। सो अब मैं सिर्फ वैल्यूज डाल रहा हूँ यहाँ पे। पैकिंग इफिशियंसी, वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल्स, मतलब एटम का पार्टिकल, जो हम एटम सर्कुलर है तो वॉल्यूम, सर्कुलर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, ये तो ऊपर की वैल्यू हो गई, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल। तो यहाँ पे ए क्यूब होता है, ए एंड ए, क्योंकि ए बी सी सेम है ना, तो यहाँ पे हम ए क्यूब लिखेंगे, ठीक है। लेकिन हमने अभी क्या फाइंड आउट किया, ए इज इक्वल टू 2r फाइंड आउट किया, ठीक है। तो ये 2r की वैल्यू सिर्फ यहाँ पे प्लेस करेंगे, क्योंकि आर आर कैंसिल हो जाना चाहिए ना। तो इसको हम लिखेंगे 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय ए क्यूब की वजह जगह पे 2r क्यूब लिखेंगे, 2r क्यूब, ठीक है। और 2 का क्यूब करोगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 2 इज इक्वल टू 8, ठीक है। 4 दूनी 8। सो इसको मैं डायरेक्टली 8 लिख सकता हूँ, ठीक है। उन्होंने क्या किया है, डायरेक्टली वैल्यूज डाल दी, 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय 8r क्यूब, ओके, इंटू 100 परसेंटेज में कैलकुलेट करने के लिए, ओके। सो बाकी कैलकुलेशंस वगैरह की है उन्होंने। बाकी मतलब ये फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेज में कैलकुलेशन, ओके। कभी कभी ऐसे भी पूछते हैं पाई के हिसाब से, तो आपको सिर्फ ये भी आना चाहिए। मैं इसी को दूसरे वे से ऐसे भी लिख सकता हूँ, 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय 8 आर क्यूब, आर आर कैंसिल हो गया, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा, 4 इंटू 3 इंटू 8 पाई, ठीक है, इज इक्वल टू 1/6 पाई, ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये यहाँ पे आ गया, इंटू 100, ऑब्वियसली इंटू 100, ओके, या 100 डिवाइडेड बाय 6 पाई, ऐसे भी लिख सकते हैं। सो बेसिकली कैलकुलेशन का थर्ड पार्ट है, ठीक है। तो वो तो ऑप्शन के हिसाब से चेंज करना पड़ेगा, उसका तो कोई सॉल्यूशन नहीं है। कभी कभी क्वेश्चन मतलब ऑप्शंस में पाई के हिसाब से क्वेश्चन रहता है या वैल्यूज रहती है, कभी कभी परसेंटेज के हिसाब से रहती है, तो उसको हम कुछ नहीं कर सकते, कैलकुलेशन एट द स्पॉट चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया पैकिंग इफिशियंसी सिंपल क्यूब के बारे में, ओके। नेक्स्ट वन, एफसीसी को पहले लेता हूँ, बाद में बीसीसी को लेता हूँ। रीजन तो आपको मालूम है, बीसीसी में बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन है एज कम्पेयर टू एफसीसी। तो पहले हमारी स्टेज है कि आर एंड ए के बीच में कोरिलेशन फाइंड आउट करना, ठीक है। तो उसी के लिए अब यहाँ पे हम डायरेक्टली तो नहीं बोल सकते आर एंड ए सेम है नहीं है, ये नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि ए एटम एंड यहाँ पे जो एटम है सपोज, वो एटम एक दूसरे को टच नहीं करते, ठीक है, वो एक दूसरे को टच नहीं करते, क्योंकि एफसीसी में फेस पे एटम रहता है ना, तो उसकी वजह से टच नहीं कर पाते। कौन से एटम टच करते हैं? तो ऐसे ये जो एंगुलर एटम रहते हैं ना, ऐसे ये एटम एक दूसरे को टच करते हैं। नहीं तो ये सारे एंगल्स में ये एटम एक दूसरे को टच करेंगे, राइट, या यहाँ से एटम को एक दूसरे को टच करेंगे, राइट। तो एज पे तो नहीं करते, मतलब ये लेंथ पे तो नहीं करते, लेकिन ऐसे करते हैं। तो सिंपल सा काम करेंगे हम, हमें ए टू सी की लेंथ फाइंड आउट करनी पड़ेगी, ठीक है, और वहां से हम आर की वैल्यू को कोरिलेट कर सकते हैं। तो सिंपल सा पॉइंट करेंगे, यहाँ पे एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल को कंसिडर करेंगे। एंगल तो हमें मालूम है 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे आराम से यूज कर सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम अगर हम यूज करें ए डी सी एंगल के लिए, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर, ठीक है। और ए डी मतलब ए, डी सी मतलब ए, तो यहाँ पे ए की वैल्यू डाल देंगे, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया 2a²। तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। अब ए सी मतलब उसको आर में कन्वर्ट करो, तो यहाँ पे ये 1r, ठीक है, यहाँ तक ए मॉलिक्यूल का, पहले मॉलिक्यूल का, ये दूसरा पूरा मॉलिक्यूल है, मतलब मार्क करता हूँ, यहाँ से यहाँ सेकेंड आर, थर्ड आर एंड फोर्थ आर, ठीक है। तो ए सी इज इक्वल टू 4r में कह सकता हूँ, 4r, ये वैल्यू यहाँ पे डाल दूंगा, ए सी इज इक्वल टू 4r, तो यहाँ पे मैं 4r स्क्वायर ये वैल्यू यहाँ पे डाल दूंगा, ओके। यहाँ तक सबको समझ में आ गया या कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, ओके। नेक्स्ट सिंपल सा पॉइंट, मुझे ए एंड आर के बीच में कोरिलेशन चाहिए, ये स्क्वायर के बीच में नहीं चाहिए, तो मैं उसका स्क्वायर रूट ले लूंगा। तो क्या आएगा, 4 का स्क्वायर रूट आएगा 2r इज इक्वल टू, इसका तो स्क्वायर रूट नहीं ले सकते, तो √2, ठीक है, एंड यहाँ पे ए ओनली,
राइट। नेक्स्ट फर्दर अगर कैलकुलेशन करना है, एक मिनट, कोई गलती की है क्या? हाँ गलती की है ना, कहाँ पे गलती की मैंने, कोई बताएगा? इस स्टेज में गलती है। तर ते आधी स्क्वेअर येते तुम्ही स्क्वेअर रूट चुकीचे घेतले 4r झाला असतं फक्त. यहाँ पे ऑलरेडी स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, मैं स्क्वायर रूट ले रहा हूँ, तो मुझे सिर्फ इतना लिखना चाहिए, 4r, खत्म बात। ठीक है, तो ये 4r हो गया। मुझे कोरिलेशन चाहिए, मुझे बेसिकली ए की जगह पे लिखना है ना, वॉल्यूम क्या रहता है, ए क्यूब, तो ए क्यूब की जगह पे मुझे आर की वैल्यू लिखनी है। तो ए के लिए इक्वेशन क्या बनेगा, ए इज इक्वल टू, ये नीचे आ 4r जाएगा, by root 2. 4r/√2। तो ये हो गया मेरा पहला काम, पहली स्टेज। ठीक है, यहाँ से मुझे वैल्यू मिल गई। सेकंड कैलकुलेशन का पार्ट है। कैलकुलेशन हमें मालूम है, ये कैलकुलेशन 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, एटम का एरिया, लेकिन एटम कितने हुए थे यहाँ पे एफसीसी में, 4, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 4 करना पड़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ एटम, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय नंबर ऑफ एटम्स, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय टोटल एटम्स। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये वॉल्यूम है, ये नंबर ऑफ एटम्स है, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, मतलब ऑब्वियसली ए क्यूब। तो ए क्यूब की जगह पे मैं ये वैल्यू लिखूंगा। ठीक है, ये वैल्यू, तो यहाँ पे पूरी वैल्यू डाल दी। देन फर्दर कैलकुलेशन, 74% आंसर होता है। ठीक है, ये कैलकुलेशन को याद रखना, या कैलकुलेशन नहीं, सॉरी, ये परसेंटेज को याद रखना। कैलकुलेशन तो हम उस टाइम में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आर की वैल्यू कम या ज़्यादा देंगे, या कुछ कैंसिल होगी वैसे देंगे, तो वो तो कैलकुलेशन का पार्ट रहेगा, वो चेंज करते रहेंगे, करना भी पड़ेगा। ये हो गया सेकंड कन्वर्जन, या सेकंड वैल्यू के बारे में, या एफसीसी के बारे में, पैकिंग एफिशिएंसी 74%। नेक्स्ट है बीसीसी। बीसीसी में अभी हमें सेम चीज करनी है। पहले स्टेज में ए एंड आर के बीच में कोरिलेशन फाइंड आउट करना है, लेकिन यहाँ पे अभी 2 बार हमें चीजें को कैलकुलेट करना पड़ता है, मतलब पाइथागोरस थ्योरम हमें 2 बार यूज करना पड़ेगा। तो बेसिकली कहाँ पे एटम्स कनेक्ट होते हैं उसको देखेंगे। तो ये सपोज हमने आगे का ए पॉइंट ले लिया एंड पीछे का एफ पॉइंट ले लिया। ठीक है, तो एटम्स यहाँ पे कनेक्ट होते हैं। ठीक है, इस एंगल पे या इस एक्सिस पे कनेक्ट होते हैं। ओके, अब इसको निकालने के लिए हमें 2 बार पाइथागोरस थ्योरम यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे तो कोई भी 2 ट्रायंगल ले सकते हैं। ठीक है, मैं अपने मन से जाने से बेहतर है कि इसके हिसाब से जाऊं। अदरवाइज एग्जाम में आप कोई भी 2 एंगल ले सकते हो, कोई भी 2 ट्रायंगल ले सकते हो। ठीक है, ये भी ट्रायंगल ले सकते हो। ओके, पहले ट्रायंगल से आपको एफ डी की लेंथ मिलेगी, एंड देन सेकेंड ट्रायंगल ये ले सकते हो। ओके, ये पहला लॉजिक हो गया। नहीं तो आप एफ सी डी ये ट्रायंगल ले लो, यहाँ से एफ डी की वैल्यू आएगी, एंड बाद में सेकेंड ट्रायंगल, दूसरे कलर से दिखाता हूँ, ये सेकेंड ट्रायंगल ये ले सकते हो। ठीक है, तो 2 ट्रायंगल आपको लेने पड़ेंगे, कोई भी 2 ट्रायंगल आप ले सकते हो। सो इन ट्रायंगल ई एफ डी, मतलब कौन सा है, ई एफ एंड डी, ये ट्रायंगल के बारे में वो बात करें। ठीक है, सो सिंपल, एफ डी इज इक्वल टू एफ डी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ए स्क्वायर। डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 2 ए स्क्वायर। ओके, अब एफ डी की लेंथ को उन्होंने बी कहा है। ठीक है, बी स्क्वायर कहा, बाकी कुछ भी नहीं किया। नेक्स्ट ये ट्रायंगल ले लिया, ए एफ डी, ए एफ डी। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें मिल गई। ओके, ये तो एज है, राइट, सी की वैल्यू निकालनी है। सो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे है, या डायरेक्टली ये है बी स्क्वायर की वैल्यू, तो ए स्क्वायर प्लस 2 ए स्क्वायर, एडिशन करने के बाद 3 ए स्क्वायर। स्क्वायर रूट निकाल लिया, सी इज इक्वल टू √3 ए, ए का तो ये तो स्क्वायर में ही था, तो बाहर आ गई ए। सिंपल सा पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, अब सी में कितने आर है, आर को फाइंड आउट करो। ये पहला आर फर्स्ट, ये सेकेंड एटम का आर, इसी का आर थर्ड, ओके, एंड ये लास्ट एटम का फोर्थ। तो ए एफ इज इक्वल टू 4r अगेन। ओके, ए एफ इज इक्वल टू 4r, तो जिसको हमने सी कहा था, तो सी इज नथिंग बट 4r। यहाँ पे देखो √3/a इज इक्वल टू 4r, देन a इज इक्वल टू, इसको मॉडिफाई करना है, 4r/√3, आर के हिसाब से या ए के हिसाब से, बाद में हमें तो चाहिए ए के हिसाब से, क्योंकि हमें यहाँ पे प्लेस करना है ना उसको। ठीक है, ए के हिसाब से चाहिए। देन यहाँ पे वैल्यू मिल गई,
पैकिंग एफिशिएंसी, टोटल नंबर ऑफ एटम्स रहते हैं 2, ठीक है, तो ये 2, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय स्फेरिकल एटम्स 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, ये वैल्यू हो गई, ये वैल्यू हो गई। फर्दर कैलकुलेशन करके हमें फाइनल आंसर होता है 68। ओके, तो वैल्यू डालने तक आपको ये समझ में आना चाहिए, बाकी का कैलकुलेशन याद नहीं रखना है, डायरेक्ट फाइनल आंसर याद रखना है। इंपॉर्टेंट चीज ये कोरिलेशन है, ये जो हम यहाँ पे फाइंड आउट कर रहे हैं। ओके, सब जगह पे एक ही चीज करो, ए एंड आर का फाइंड आउट करना। ए इज इक्वल टू कितने आर, इतना याद रखना सिर्फ, ए इज इक्वल टू कितने आर, ठीक है, इतना ही याद रखना। ओके, सो ये हो गए 3 इसके लिए, सिंपल, एफसीसी, बीसीसी। कोई क्वेश्चन है किसी को तो पूछ लो, इस पे क्वेश्चन आते हैं, एमसीक्यू आते हैं इस पे, कोई डाउट है किसी को तो पूछ लो। नहीं है? ओके, नो, कोई भी एक हमारे पास क्रिस्टल है, कोई भी क्रिस्टल है, हमें मालूम नहीं है, ठीक है, क्रिस्टल, उसकी डेंसिटी निकालनी है, तो डेंसिटी इज नथिंग बट मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। अब मास किसका, क्रिस्टल का, राइट, वॉल्यूम क्रिस्टल का, तो वॉल्यूम के लिए हम सीधा सीधा लिखते हैं एक क्यूब, ये हो गया क्रिस्टल का वॉल्यूम। अब ये ऊपर क्या है, क्रिस्टल का मास, अब क्रिस्टल का मास मतलब किसका मास रहता है, एटम्स का मास, ठीक है, तो अलग अलग क्रिस्टल में अलग अलग फॉर्म में अलग अलग एटम्स रहते हैं ना, मतलब कभी एक, कभी दो, कभी कभी चार, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, मास ऑफ क्रिस्टल इज इक्वल टू, क्या लिखना पड़ेगा, जेड, जेड स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ एटम्स, जितने एटम्स उस क्रिस्टल में प्रेजेंट है, कभी 1 हो सकता है, 2 हो सकते हैं, या 4 हो सकते हैं, ओके, मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ 1 एटम, ये जो स्मॉल एम है ना, ये एक एटम का मास है, ऐसे 2 रहेंगे, 4 रहेंगे, या 1 रहेगा, तो ये हो गया मास ऑफ क्रिस्टल, ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक क्लियर है। ओके, अब सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि एक एटम का मास कैसे फाइंड आउट करेंगे, मास ऑफ 1 एटम, एम स्टैंड्स फॉर मास ऑफ 1 एटम, ठीक है, मास ऑफ सिंगल एटम, तो उसको फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो हमें क्या मालूम रहता है, तो हमें ये मालूम रहता है कि एटम का मोलर मास कितना है, मतलब 1 मोल कार्बन का मास कितना रहता है, सपोज 12 ग्राम, राइट, तो अगर मुझे 1 कार्बन एटम का निकालना है तो कैसे निकालूंगा, तो 1 मोल कार्बन एटम का मास मतलब कितने कार्बन एटम्स होते हैं उसमें, तो 6.023 रहते हैं ना, इंटू 10⁻23 कार्बन एटम्स रहते हैं, कार्बन एटम्स का मास रहेगा 12, मुझे कितने कार्बन एटम का चाहिए, 1 कार्बन का चाहिए, कैसे निकालूंगा, अननोन कहूंगा इसको, एक्स ग्राम कहूंगा, और इसको सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर दूं तो मुझे फाइनल आंसर आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, तो नीचे देखता हूँ एक्स की वैल्यू क्या आएगी, देखो 12 जो कि मोलर मास है, डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर, राइट, तो मैं सिर्फ इसको फॉर्मूला में डाल रहा हूँ, जो भी वो एटम है, जो भी एटम है, जो भी एलिमेंट का है, उसका मोलिकुलर मास, ठीक है, या एटॉमिक मास जो भी है, ओके, इसको मैं लिखता हूँ कैपिटल एम डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर रिप्रेजेंटेड बाय एन ए, सिर्फ इतने वैल्यू से या इतने फॉर्मूले से आपको एक एटम का मास मिल जाएगा, फिर वो कार्बन रहे, ऑक्सीजन रहे, नाइट्रोजन रहे, या बाकी की चीज, ठीक है, यहाँ पे याद रखना इस चीज को, जो मैंने अभी आपको रिपीट किया, कि यहाँ पे मास जो है वो 1 एटम का है, ठीक है, 1 एटम का मास है, तो 1 एटम का मास, यहाँ पे हमने एक्स लिया था ना, विच इज नथिंग बट एम, ओके, तो ये एक कैलकुलेशन हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, z इंटू स्मॉल एम, तो डेंसिटी के लिए हम कहाँ तक आ गए थे, z इंटू स्मॉल एम डिवाइडेड बाय ए क्यूब, स्मॉल एम मतलब एटम का मास, जो कि है एटॉमिक मास या फिर मॉलिक्यूलर मास, जो भी होगा, एटम होगा जनरली, तो एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय एन, तो यहाँ पे ये वैल्यू को डाल देंगे, एम की जगह पे उस वैल्यू को डाल देंगे, इट बिकम z इंटू कैपिटल एम डिवाइडेड बाय ए क्यूब, तो पहले से था, और ये एन ए, सिर्फ ये हमें नया फॉर्मूला देखेगा, इतना ही, ठीक है, बाकी कुछ भी यहाँ पे बहुत रॉकेट साइंस वगैरह नहीं है, राइट, लेकिन फॉर्मूला एज इट इज याद रखना थोड़ा सा मुश्किल जाता है, तो फॉर्मूला को आप कैलकुलेट भी, एक बार समझ में आ गया ना तो आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, ठीक है, कैलकुलेट आराम से कर सकते हैं, डेंसिटी नथिंग बट मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब ए क्यूब, मास मतलब नंबर ऑफ एटम्स इनटू मास ऑफ एटम, ठीक है, एंड जेड इज नथिंग बट मास ऑफ दैट एटम, मोलर मास डिवाइडेड बाय एन ए,
इंटू ए क्यूब। ये सिंपल लाइन में आप उसको याद रख सकते हो बिना यहाँ पे देखे, कोई जरूरत नहीं। ये फॉर्मूला आप आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। एक बार समझ में आए तो कर सकते हो। तो और एक ये फॉर्मूला हो गया। कोई किसी को डाउट है तो पूछ लो। नहीं है डाउट यहाँ तक? नेक्स्ट वर्ड्स के बारे में बात करते हैं। बैक टू आवर पॉइंट, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट हम देख रहे थे। 1 डायमेंशनल देखा, 2 डायमेंशनल देखा, 3 डायमेंशनल को जस्ट स्टार्ट किया था और रोक दिया था उसको, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर के बारे में पता चले। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट पॉइंट इज वॉइड्स। वॉइड्स का सिंपल मतलब होता है एम्प्टी स्पेस, ठीक है, एम्प्टी स्पेस। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वॉइड्स। एक होता है टेट्राहेड्रल वॉइड, सेकंड वन ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है। टेट्राहेड्रल वॉइड बनता है 4 एटम से। टेट्राहेड्रल वॉइड 4 एटम से बनता है। N stands for number of atoms. स्पीयर्स मतलब यहाँ पे हम एटम्स ले रहे हैं, ठीक है, एटम्स। स्फेरिकल क्या एटम ही होता है। तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स मेड अप ऑफ 4N, 4 एटम, whereas octahedral वॉइड्स मेड अप ऑफ 6 एटम्स, ओके। 6N से बना हुआ रहता है। मेन कंडीशन क्या है यहाँ पे, डिफरेंस देखो। टेट्राहेड्रल वॉइड क्लोज्ड रहता है, क्लोज्ड। यहाँ पे एक 3 एटम्स को अरेंज किया ट्रायंगुलर फॉर्म में और ऊपर से एक एटम को प्लेस कर दिया। तो यहाँ पे पहले जो वॉइड होगा, ये वॉइड ऊपर के एटम को क्लोज कर देगा, ऊपर के एटम ऊपर से उसको क्लोज कर देगा, ओके। तो ये एक ट्रायंगल एंड ऊपर से एक एटम। तो आप उसको कह सकते हो पिरामिडल शेप वगैरह, आप उसको कह सकते हो, ये होगा टेट्राहेड्रॉन कहते हैं उसको, या फिर टेट्राहेड्रल होल, टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है, 4 एटम से। ऑक्टाहेड्रल वॉइड में क्या रहता है, यहाँ पे देखो नीचे एक ट्रायंगल, उसका शेप देखो, अपवर्ड डायरेक्टिंग है, एंड उसके ऊपर एक ट्रायंगल, ये डाउनवर्ड डायरेक्टिंग है, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल सेम नहीं है, अलग अलग है, ठीक है, लेकिन दोनों मिला के भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनता है, एक एम्प्टी स्पेस बनता है जो ऊपर से या नीचे से कवर नहीं हो पाता। यहाँ पे देखो ये कवर नहीं है, ठीक है, ये क्लियर कट यहाँ से दिखाई दे रहा है। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड हमें दिखाई देता ही है ऊपर से या नीचे से, यहाँ पे देखो ऑक्टाहेड्रल वॉइड दिखाई देगा ऊपर से या नीचे से, ओके। वेरएस टेट्राहेड्रल वॉइड एक तरफ से दिखाई देगा, या तो ऊपर से नहीं तो नीचे से, क्योंकि एक तरफ से तो यहाँ पे इसको कवर किया है, राइट। तो यहाँ पे देखो टेट्राहेड्रल वॉइड यहाँ से हमें ऊपर से दिखाई दे रहा है, नीचे से कवर है, ठीक है, नीचे से कवर है, नीचे से कवर है, नीचे से कवर है। यहाँ पे देखो नीचे से कवर है, ऊपर से दिखाई दे रहा है, ओके। लेकिन यहाँ पे देखो तो ऊपर से दिखाई नहीं देगा, नीचे से दिखाई देगा, ऊपर से कवर है, ऊपर से कवर किया है, ऊपर से कवर किया है, ऊपर से कवर किया है। पॉइंट समझ में आ गया। टेट्राहेड्रल वॉइड एक जगह से ओपन, एक जगह से क्लोज। ऑक्टाहेड्रल वॉइड दोनों जगह से ओपन रहता है, ओके। तो ये डिफरेंस है। एंड ऑक्टाहाइड्रल क्यों कहते हैं, अगर यहाँ पे 6 एटम्स है तो ऑक्टाहाइड्रल इसलिए कहते हैं कि उसको एजेस जो रहते हैं ना, यहाँ पे एजेस आप काउंट करोगे तो ये एजेस 8 एजेस रहते हैं, इसलिए उसको ऑक्टाहाइड्रल कहते हैं, ठीक है, ऑक्टाहाइड्रल। तो ये तो हो गए 2 वॉइड्स के बारे में। अगर हमें नंबर ऑफ वॉइड्स काउंट करना है तो हमें नंबर ऑफ एटम्स काउंट करने पड़ेंगे, ओके। पहले तो ये रूल को समझ लो, सिर्फ याद रखना, मैं इसको प्रूव करूंगा, बाद में प्रूफ है इसका। अगर नंबर ऑफ एटम्स n है, ठीक है, और अगर ऑक्टाहेड्रल वॉइड गिनना है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, तो जितने एटम्स रहते हैं उतने ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड रहते हैं, मतलब n है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड n। और टेट्राहेड्रल वॉइड जितने एटम्स है उसके 2 गुना, डबल टेट्राहेड्रल वॉइड रहते हैं, ठीक है। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना याद रख लो 2n एंड n, मतलब नंबर ऑफ एटम्स, अगर n नंबर ऑफ एटम्स होंगे तो टेट्राहेड्रल वॉइड 2n एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड n। इतना याद रखो, मैं उसको प्रूव करूंगा, बता दूंगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? एनीवन? नहीं? नेक्स्ट 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में देखो, एक तो हमने अरेंजमेंट देखा था, ये तो बहुत सिंपल सा अरेंजमेंट था कि सब जगह पे ए अरेंजमेंट था, ठीक है। तो एक कंपलसरी थोड़ी ना है कि ए अरेंजमेंट रहे, तो अलग अलग अरेंजमेंट रह सकती है। अब अलग अलग अरेंजमेंट कैसे रहेगी? तो फर्स्ट हेक्सागोनल पैकिंग पैकिंग एंड क्यूबिक क्लोज पैकिंग, इन दोनों के बारे में बात करें, ठीक है। हेक्सागोनल पैकिंग एंड क्यूबिक क्लोज पैकिंग, इसी का मतलब ये है, ओके। तो पहले अगर हम देखें तो ए बी
ये एक हो सकता है, ठीक है, 2 लेयर ए बी लेयर यहाँ पे देख सकते हो, ए बी लेयर, ठीक है। तो उससे बनेगा हेक्सागोनल प्लैकिंग, विच इज इक्विवेलेंट टू एफसीसी, याद रखना, ठीक है। एफसीसी के हिसाब से हम उसको कैलकुलेशंस कर सकते हैं, कैलकुलेशंस, आई एम सेइंग कैलकुलेशन, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नेबरिंग आइटम्स उतने सेम रहेंगे, मैं नेबरिंग आइटम्स के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ कैलकुलेशन के बारे में बात कर। ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक तो हेक्सागोनल अरेंजमेंट नीचे है ही, ठीक है। नेक्स्ट बी में ट्रायंगल है, ठीक है, और एक ही टाइप का ट्रायंगल है, यहाँ पे देखो डाउनवर्ड डायरेक्टिंग ट्रायंगल है, ओके, डाउनवर्ड डायरेक्टिंग ट्रायंगल है। फिर से हेक्सागोन आ गया, फिर से ट्रायंगल आ गया, फिर से हेक्सागोन आएगा, ट्रायंगल आएगा, ऐसे कंटिन्यू होते जाएगा, ओके, हेक्सागोन में। वेयर एज क्यूबिक क्लोज पैकिंग में बेस में हेक्सागोनल आएगा, ठीक है, बाद में एक ट्रायंगल आएगा, ट्रायंगल का डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, फिर से एक ट्रायंगल आएगा जो ट्रायंगल का डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो ये बी एंड सी सेम नहीं है, अलग अलग है, ठीक है। नेक्स्ट फिर से हेक्सागोन आएगा, ओके, तो ये कंटिन्यू होगा, ए बी सी ये कंटिन्यू होता जाएगा, ए बी सी कंटिन्यू होते जाएगा, ओके। तो ये जो सेकंड पार्ट है वो बनाता है क्यूबिक क्लोज पैकिंग, ठीक है। तो क्यूबिक क्लोज पैकिंग में ए बी सी लेयर एंड हेक्सागोन में ए बी लेयर, ओके। तो ये तो हो गया स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट के बारे में। दिखेगा कैसे, तो इस हिसाब से दिखेगा, ए बी एंड ए बी सी, अगेन ए बी सी, दोनों इक्विवेलेंट रहते हैं एफसीसी से। कैलकुलेशन करना है तो एफसीसी को कंसीडर करके आप कैलकुलेशंस कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। एक्सेप्शन नेबरिंग आइटम्स को काउंट नहीं करना है, ओके, नेबरिंग आइटम्स को काउंट नहीं करना। ओके, यहां तक किसी को कोई डाउट, किसी को भी कोई भी डाउट है अभी तक जो पढ़ाया, जहां तक कोई डाउट है तो बता दो, धीरे धीरे जा रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद वर्ड्स के बारे में बात करेंगे, नहीं है, सबको समझ में आ गया। चलो, नाउ नंबर ऑफ वर्ड्स के बारे में बात करेंगे। अभी हमने देखा कि ये जो पहले दोनों भी सिस्टम है ना, ये दे आर इक्विवेलेंट टू एफसीसी, तो डायरेक्टली एफसीसी को लेते हैं, ओके। तो पहले तो 1 मिनट ले लो और इसको देख लो, ये एफसीसी है, ये जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है ना, ये एफसीसी का स्ट्रक्चर है। कॉर्नर पे एटम है, सारे कॉर्नर्स पे, और सारे फेसेस पे भी एटम है, तो इसको मैं आराम से एफसीसी कह सकता हूँ, ओके, आराम से मैं एफसीसी कह सकता हूँ ना। हमने टेट्राहाइड्रल वॉइड देखा था, जिसमें पहले तो 3 एटम मिलके एक ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है, एक ट्रायंगल बनाते हैं, और उस ट्रायंगल के ऊपर एक फोर्थ एटम रहता है। ये हमारा बेसिक कंसेप्ट था टेट्राहाइड्रल वॉइड के लिए। अब वही मैं आपको यहाँ पे दिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो जो उन्होंने दिखाया वही सेम देखो, यहाँ पे ये 3 एटम जिन्होंने ट्रायंगल बना दिए, ठीक है, और इस ट्रायंगल के ऊपर एक आपको एटम दिखाई दे रहा है, इसमें ये आपको एटम दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये हो गया टेट्राहाइड्रल वॉइड, टीवी, राइट, ये ट्रायंगल और उसके ऊपर एक एटम। सेम मैं कहीं पे भी निकाल सकता हूँ, कहीं भी क्यूब में निकाल सकता हूँ, 1 2 3 ट्रायंगल, उसके ऊपर एटम, टेट्राहाइड्रल वॉइड, ठीक है। यहाँ पे बात करनी है, पिछले वाले जो है ना वहां पे बात करनी है, यहाँ पे भी बनेगा, और देखो 1 2 3 ये ट्रायंगल, और उसके ऊपर ये एटम, ठीक है। कहीं पे भी ले लो, कहीं पे भी ले लो, आपको सेम अरेंजमेंट दिखाई देगी, ओके। तो ये जो एक ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक में एक टीवी बैठा हुआ है, मतलब टेट्राहाइड्रल वॉइड यहाँ पे एक बैठा हुआ है, ठीक है। ऐसे कितने ब्लॉक है, तो यहाँ पे एक, यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे तीसरा ब्लॉक, यहाँ पे चौथा, यहाँ पे फिफ्थ है, यहाँ पे सिक्स्थ है, यहाँ पे सेवेंथ, यहाँ पे 8 यूनिट सेल है, हर एक यूनिट सेल में 1 टीवी है, तो ऑब्वियसली 8 टीवी हो गए, हाँ या ना, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? क्या इस स्ट्रक्चर में 8 टीवी है, यस और नो, मतलब ये आपको यस। पता चल गया सबको? चलिए, किसने कहा? आई थिंक कौशल ने कहा होगा। बाकी लोगों को समझ में आ गया?
कि इस क्रिस्टल में 8 टीवी है। यस और नो, मैसेज तो डालो, पता तो चले कि आप सो नहीं गए हैं। समझा? ओके। मुझे बहुत डाउट आता है यार, आप सो तो नहीं गए। और वो स्टूडेंट कहते हैं सर आपकी आवाज़ इतनी अच्छी है कि नींद आ ही जाती है, किसी भी हालत में आ ही जाती है। तो ये कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि कंप्लेन कर रहे हैं, ये नहीं समझ में आया मुझे, लेकिन चलो ठीक है। समझा? ओके। सो ये हो गया टीवी के बारे में। अब ये तो स्ट्रक्चर है एफसीसी, तो एफसीसी में कितने एटम्स रहते हैं? नंबर ऑफ एटम्स कोई बताए मुझे? 4. 4 एटम ने मिला के 8 टीवी बना दिए। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि 4n इज इक्वल टू, 4n नहीं कह सकता, लेकिन n इज इक्वल टू 2 टीवी, जो मैंने पहले कहा था ना, पहले जो था ना वो प्रूव हो गया। यहाँ पे जितने नंबर ऑफ एटम्स है उससे डबल टीवी है। Yes, sir. तो पहला एक चीज कंफर्म हो गई, या मैंने एक प्रूफ कर दिया, जितने n नंबर ऑफ एटम्स रहेंगे तो उससे डबल ये रहेंगे, टेट्राहेड्रल वर्ड रहेंगे। तो मैं टीवी लिखता हूँ, डबल टीवी रहेंगे, ये कंफर्म हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, अब ऑक्टाहेड्रल वर्ड के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले ऑक्टाहेड्रल वर्ड बनता कैसे था? तो जनरली बनाने के लिए तो हम ऐसे बनाते थे, 2 ट्रायंगल, एक अपवर्ड डायरेक्टिंग एक डाउनवर्ड डायरेक्टिंग, ओके। या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, एक अपवर्ड डायरेक्टिंग एक डाउनवर्ड डायरेक्टिंग भी कह सकते हैं, या फिर उसको हम एक ऐसे ऑक्टाहेड्रल के लिए ऐसे क्यूब, एक ऊपर एक नीचे, ऐसे भी बोल सकते हैं। ये ज्यादा सिंपल जाएगा समझने के लिए, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे देखो एक क्यूब बना दिया इसने पहले, ठीक है। इसको नहीं देखना, वेट 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 वेट, इसको पहले चेक करते हैं। ये देखो, ये हमने पहले क्यूब बना दिया, ठीक है। एफसीसी स्ट्रक्चर में ही है, ये पूरा एफसीसी स्ट्रक्चर है, ठीक है। एफसीसी के अंदर ये पिछले फेस का एटम, ये आगे के फेस का एटम, ये साइड का फेस, ये यहाँ का फेस, ठीक है। इन्होंने मिलके पहले एक ये बना दिया, ओके, एक क्यूब बना दिया। देन एक एटम उसके ऊपर एक एटम उसके नीचे, टोटल 6 एटम ने बना के मिला के एक वॉइड बना दिया है बीच में। इसको हम कहेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है। अब वहां पे तो मैंने बता दिया था कि 3 ट्रायंगल्स वगैरह रहते हैं, तो आपको उसी हिसाब से भी करना है, तो उस हिसाब से भी आप देख सकते हो। कोई भी एक ट्रायंगल ले लो, ठीक है। सपोज ये ट्रायंगल ले लो, ये फर्स्ट ट्रायंगल एंड ये सेकंड ट्रायंगल, ठीक है। ये ट्रायंगल, ये ऊपर का ट्रायंगल है, ये नीचे का ट्रायंगल, तो उस हिसाब से आप देख सकते हो। लेकिन ये थोड़ा सा समझने में मुश्किल जाता है ट्रायंगल के हिसाब से। तो ऑक्टाहेड्रल को ऐसे ही समझो कि 4 एटम मिला के एक बेस बनाते हैं, ठीक है। ये जो एक बेस बनाया उन्होंने, एंड देन उसके ऊपर एक एटम एंड उसके नीचे एक एटम, ओके। तो ये सारे के सारे एटम्स इसी क्यूब के हैं, तो ये वॉइड पूरा का पूरा क्यूब में है, ओके। तो एक तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड हमें मिल गया, 1 ऑक्टाहेड्रल वर्ड, ओटी, ओटी नहीं, ओवी, ऑक्टाहेड्रल वर्ड हमें पूरे क्रिस्टल में मिल गया, ठीक है। ये तो सिंपल है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम कुछ वर्ड्स ऐसे रहते हैं जो कॉर्नर पे रहते हैं, तो उनका कंट्रीब्यूशन थोड़ा सा क्रिस्टल में रहता है, थोड़ा सा बाहर रहता है। तो वहां पे अगर हम बात करें इस क्रिस्टल के बारे में, इस वर्ड के बारे में, यहाँ पे एक वर्ड है, तो तो हमने तो पहले ये देख लिया एक ऑक्टाहेड्रल वर्ड। नाउ ये एज के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। तो यहाँ पे 4 एटम्स देखो, ये इस क्रिस्टल का एटम है, ये भी इस क्रिस्टल का एटम है, ठीक है। ये आगे के क्रिस्टल का एटम है, दूसरे क्रिस्टल का, बाहर के क्रिस्टल का एटम, ये साइड के क्रिस्टल का एटम, ओके। तो ये तो बाहर है, ओके। एंड ये ऊपर का इसी क्रिस्टल का एटम है, नीचे का भी इसी क्रिस्टल का एटम है। तो इन्होंने मिला के एक ऑक्टाहेड्रल वर्ड यहाँ पे बना दिया, ठीक है। लेकिन ये 100% अंदर नहीं रहता, ये 1/4 कॉन्ट्रीब्यूशन करता है, मतलब अंदर 1/4 रहता है, ठीक है, 1/4 रहता है। यहाँ पे अगर हम बात करें ना, तो ये क्रिस्टल बाकी 4 इस कॉर्नर पे बाकी 4 क्रिस्टल से कनेक्टेड रहेंगे ना। एक क्रिस्टल इस डायरेक्शन में रहेगा, एक क्रिस्टल आगे की डायरेक्शन में रहेगा, ठीक है। और इसके बीच में एक क्रिस्टल रहेगा, ये वाला एक क्रिस्टल, ओके। तो अगर आप क्रिस्टल को काउंट करो टोटल, तो टोटल क्रिस्टल के काउंट 1
2, 3 एंड 4 है साइड के क्रिस्टल्स अगर हम बात करें तो, ठीक है। तो ये जो वॉइड है उसका कंट्रीब्यूशन इस क्रिस्टल में कितना रहेगा, 1/4 क्रिस्टल का कंट्रीब्यूशन रहेगा। ओके, सारे कॉर्नर के जितने भी वॉइड्स रहेंगे उसका कंट्रीब्यूशन 1/4 रहेगा इसके अंदर, राइट। तो हमें ढूंढने हैं कि कितने ऐसे वॉइड्स है, मतलब कितने ऐसे कॉर्नर है। तो ये एक कॉर्नर हो गया, पीछे वाला दूसरा कॉर्नर हो गया, ये तीसरा कॉर्नर हो गया, ठीक है, ये चौथा कॉर्नर हो गया। ओके, 4 कॉर्नर, ये 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, राइट। 12 कॉर्नर, सब कॉर्नर ने कंट्रीब्यूशन किया है 1/4, इट बिकम्स इक्वल टू 3। तो पहले तो हमारा 1 था प्लस ये 3, टोटल बिकम्स 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड। एफसीसी में कितने एटम्स रहते हैं, 4 एटम्स। कितने वॉइड्स बनाए, 4 वॉइड्स बनाए, इसलिए हम कहते हैं n नंबर ऑफ एटम्स मतलब n नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। क्लियर, एनी डाउट? कोई भी डाउट किसी को? नहीं सर। अब थोड़ा इस चीज को याद करना, जब आप एग्जाम ये कर रहे थे, पहली बार पढ़ रहे थे तो कितना मुश्किल गया था, अब ये उतना मुश्किल नहीं लगता होगा, ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट वन, कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग, नहीं ये तो हो गया डेंसिटी के लिए। नेक्स्ट, रेडियस रेशियो रूल। रेडियस रेशियो रूल का एकदम सिंपल सा मीनिंग है, कैटन का रेडियस डिवाइडेड बाय एनायन का रेडियस, तो हमें रेडियस रेशियो मिल जाएगा, ठीक है। उससे हिसाब से हमें कोऑर्डिनेशन नंबर वेयर एज मॉलिक्यूलर शेप भी आराम से पता चलता है। तो बेस हमारा ये है। अब देखो कैटन एनायन ही क्यों, तो कैटन का मतलब क्या है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे होना चाहिए, और पॉजिटिव चार्ज मतलब उस एटम ने कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर दिए या आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन बाहर दिए, और जब भी वो इलेक्ट्रॉन बाहर देता है तो एटम का रेडियस डिक्रीज होता है। याद रखना, कैटन का रेडियस हमेशा छोटा ही रहेगा एज कम्पेयर टू एनायन। ओके, ये जनरल स्टेटमेंट कर रहा हूँ, ये मतलब इसको ऐसे समझो, कार्बन ये 3 है, एक कैटन है, एक एनायन है, एक एटम है। तो अगर हम साइज के बारे में बात करें तो इसकी साइज हमेशा छोटी रहेगी, ठीक है, ये हमेशा याद रखना इस चीज को। लेकिन अगर हम कार्बन एंड नाइट्रोजन के बारे में बात करें तो कुछ कह नहीं सकते, कार्बन ऑक्सीजन कहें कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। तो ये जनरल स्टेटमेंट ऐसा है कि कैटन की साइज हमेशा छोटी रहती है एज कम्पेयर टू एनायन, ये जनरल स्टेटमेंट है, और इसीलिए ये रेशियो लिया गया। और ये रेशियो मोस्ट ऑफ द केसेस में लेस देन 1 रहता है। ये रूल नहीं है कि 1 किसी कम ही रहना चाहिए, ऐसे कुछ नहीं रूल, मोस्ट ऑफ द केसेस में 1 से कम रहना चाहिए, ठीक है। अब ये रेशियो के एक लेंथ से, ये एक क्या कहेंगे, एक जो रेंज है, इस रेंज से हमें पता चलता है कि उस मॉलिक्यूल का शेप कौन सा रहेगा या कोऑर्डिनेशन नंबर कौन सा रहेगा। ओके, तो इससे फाइंड आउट करना पड़ेगा। आपको 2-3 वैल्यू याद रखनी पड़ेगी। एक वैल्यू है 0.15 से कम अगर होगा तो 2 कोऑर्डिनेशन नंबर, और उससे ज्यादा होगा, इस वैल्यू को याद रखना, 0.115 से 0.414 तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4। 3 को मैं जानबूझ के नहीं ले रहा हूँ क्योंकि एफसीसी या सॉलिड स्टेट में 3 कोऑर्डिनेशन नंबर का अभी तक हमने कोई क्रिस्टल देखा नहीं है अभी तक सिलेबस के हिसाब से, ठीक है। तो ये नंबर इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नंबर ऑब्वियसली ये है। ओके, तो 4 से लेके यहाँ तक, या दोनों भी ले सकते हो, ये तो कोई रेंज तो सेम ही है। 4 भी रह सकता है कोऑर्डिनेशन नंबर, या 6 भी रह सकता है, ठीक है। और 0.732 से ज्यादा रहेगा तो 8 कोऑर्डिनेशन नंबर। ओके, तो बेसिकली आपको सर ये याद टेबल रखना, एनसीईआरटी में है क्या? यस यस एनसीईआरटी में है, और एनसीईआरटी में इतने रेंजेस नहीं है, एनसीईआरटी में तो और कम रेंजेस है, ठीक है। तो ये तो मैं कॉम्पिटेटिव के हिसाब से लेके आया, एनसीईआरटी में रेंजेस और कम है। यहाँ पे आपको कंफ्यूजन आ रहा होगा तो एनसीईआरटी तो आप रेफर कर सकते हो, नो इशू, इसमें तो और कम है, ठीक है, उसमें और कम है। आपको क्या याद रखना है, एक तो ये रेंजेस याद रखने हैं, चाहे तो एनसीईआरटी से ले लो कोई प्रॉब्लम नहीं, उससे आपको कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड आउट करना है। रही बात मॉलिक्यूल्स की, तो मॉलिक्यूल्स को हम इंडिविजुअली अभी स्टडी तो करेंगे ही करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड की अगर हम बात करें तो क्रिस्टल को हमने ब्रॉडली डिवाइड किया है, ए बी टाइप ऑफ क्रिस्टल, A B2 टाइप ऑफ क्रिस्टल,
B2A टाइप ऑफ क्रिस्टल, ठीक है। तो सबसे पहले ए बी टाइप ऑफ क्रिस्टल मतलब क्या है, ए अगर 1 है तो बी भी 1 है, रेशो देखो 1:1 रेशो, NaCl का रेशो, CaCl का रेशो, ZnCl का रेशो 1:1 है। तो इन सारे एलिमेंट्स को हमने इस कैटेगरी में डाल दिया, ठीक है। तो अब थोड़ा सा उसके बारे में बात करते हैं, स्ट्रक्चर 1/1। सबसे पहले NaCl के बारे में बात करते हैं। ओके, इस पॉइंट को याद रखना, NaCl दिखाता है FCC स्ट्रक्चर, ओके। Na एंड Cl में बड़ा कौन है, तो जैसे हम जनरल स्टेटमेंट करते हैं एनायन बड़ा रहता है, ठीक है, ये बिगर है, बड़ा है। तो डायग्राम में देखो FCC स्ट्रक्चर बनाया किसने, आप ही आंसर दे दो मुझे। सोडियम ने बनाया कि क्लोरीन ने बनाया, FCC स्ट्रक्चर किसने बनाया, डायग्राम को देख के मुझे बता, FCC स्ट्रक्चर किसने बनाया, सोडियम ने कि क्लोरीन ने। बाकी लोगों को क्लोरीन 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 क्लोरीन, हाँ, तो बाकी लोगों को भी दिखाई दिया कि क्लोरीन ने FCC स्ट्रक्चर बनाया, क्योंकि कॉर्नर पे देखो सब जगह पे क्लोरीन है, इवन फेस पे भी क्लोरीन है, ठीक है। तो FCC स्ट्रक्चर बनाया क्लोरीन ने। नेक्स्ट, सोडियम की पोजीशन देख के आप बता सकते हो कौन से वर्ड्स में ये प्रेजेंट है, टेट्राहेड्रल वर्ड्स में प्रेजेंट है कि ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स में प्रेजेंट है सोडियम। टेट्राहेड्रल टीवी में प्रेजेंट है कि ओवी में प्रेजेंट है, देख लो। सोडियम एक तो सेंटर में प्रेजेंट है एंड हर एक एज पे प्रेजेंट है। तो क्या ये टीवी रहता है टेट्राहेड्रल वर्ड, इज इट अ टेट्राहेड्रल वर्ड, नहीं, ये सारे ओवी है, ऑक्टाहेड्रल वर्ड है ना, हम अभी कैलकुलेट किया था ना, एक सेंटर में रहता है ऑक्टाहेड्रल वर्ड और बाकी सारे एजेस पे रहते हैं, ओके। तो इस स्ट्रक्चर में इसने बनाया FCC स्ट्रक्चर और इसने बनाया ऑक्टाहेड्रल वर्ड में अपनी जगह ले ली। FCC स्ट्रक्चर बनता है 4th एटम से, तो यहाँ पे क्लोरीन होंगे 4, ऑक्टाहेड्रल वर्ड कितने रहते हैं 4, और सारी जगह पे सोडियम है तो सोडियम भी 4 है। तो ये क्रिस्टल में हम बोल सकते हैं कि सोडियम 4 है, क्लोरीन भी 4 है, लोवेस्ट रेशियो NaCl। कोई डाउट किसी को यहाँ तक? ये तो बाकी की बात तो छोड़ ही दो, मतलब ये क्या बना कैसे बना, डायग्राम फिर से एक बार रिपीट करता हूँ इसको। स्ट्रक्चर बीसीसी बनाया किसने, क्लोरीन। अच्छा रेशो देखो, रेशो लगभग सेम है, ठीक है। और जब भी रेशो लगभग सेम रहेगा ना, याद रखना इस चीज को कि दोनों भी रेशो लगभग सेम है, मतलब दोनों भी एटम्स नियरली इक्वल साइज के, ठीक है। तो हम एक को वॉइड में नहीं रख सकते, वॉइड में रखने के लिए एक का छोटा होना बहुत जरूरी है, ठीक है, तभी हम एक को वॉइड में रख सकते हैं, ओके। ये लॉजिक समझ में आ गया। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, अब प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे कि एक छोटा नहीं है, दोनों भी इक्वल साइज के हैं, तो हम वाइड में नहीं रख सकते, उसको कहाँ पे रखना पड़ेगा, तो एक जगह ही देनी पड़ेगी उसको। अब बीसीसी में क्लोरीन जो है वो साइड के कॉर्नर्स के एटम्स को ऑक्यूपाई करता है, ठीक है, कॉर्नर के एटम को ऑक्यूपाई करता है, राइट। एंड जो CS है वो सेंटर के पोजीशन को ऑक्यूपाई करता है, बॉडी सेंटर में सेंटर के पोजीशन। तो नंबर ऑफ एटम्स अगर हम यूनिट सेल में देखें, यूनिट सेल में, तो क्लोरीन 1 CS1 मिला के 2 एटम्स, तो 2 एटम से बनता है बीसीसी स्ट्रक्चर, ये हो गया बीसीसी। लेकिन ये है यूनिट सेल, इससे जब क्रिस्टल बनेगा, तो क्रिस्टल के बारे में अगर हम बात करें, क्रिस्टल, क्योंकि ये क्रिस्टल में हमें दिखाई कैसे देगा, तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा कि हर सेंटर में, ये तो कॉर्नर में दिखाई इन्होंने, सेंटर में CS दिखाई देगा हर जगह पे, ठीक है। तो ये बीसीसी, नंबर ऑफ एटम्स 1:1, रेशियो भी उसी हिसाब से है। आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, एक ब्रॉड कंसेप्ट भी दिमाग में रखो, ब्रॉड कंसेप्ट। अगर ये
कैटायन बहुत बड़ा है तो समझ लेना कि ये वॉइड में नहीं जा रहा। अगर कैटायन छोटा है, कैटायन छोटा है तो समझ लेना ये वॉइड में जाएगा। ठीक है, ये कोई रूल नहीं है, मैं एक आपको हिंट दे रहा हूँ, या एक एज एन अंडरस्टैंडिंग आप समझ लेना उस चीज को। ओके, तो ये एलिमेंट हमें बताएगा। यहाँ पे देखो CSBr, CSI, TiCl, ये सारे एलिमेंट्स जो है ना बिगर है, इसलिए ये कभी भी वॉइड में नहीं जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। हाँ, अगेन एनायंस मोस्ट ऑफ द केसेस में क्रिस्टल्स बनाते हैं। ठीक है, वो तो साइज पे डिपेंड करता है। ओके, ये क्लियर हो गया सबको कि कोई डाउट है? क्लियर हो गया? क्लियर है सर। ओके, नेक्स्ट वन, जिंक ब्लेंड, ZnS, बेसिकली ZnS रेशियो देखो। ओके, सो रेशियो हमें बता रहा है कि एक बहुत छोटा है, दूसरा बहुत बड़ा है। ओके, अब फाइंड आउट वही करना है, वही सारी चीज़ें करनी है हमें कि बिगर साइज क्रिस्टल बनाएगा, जो छोटा है वो अपनी पोजीशन पे चला जाएगा ना। यहाँ पे देखो, अभी स्ट्रक्चर को याद रखना पड़ेगा। मतलब क्या है, सल्फाइड आयन फेस आर फेस सेंटर्ड एंड जिंक प्रेजेंट इन अल्टरनेटिव टेट्राहेड्रल वर्ल्ड। सिर्फ इतना सेंटेंस मोर देन सफिशिएंट है इसको ड्रॉ करने के लिए भी और बाकी के कैलकुलेशंस के लिए भी। ओके, कैसे देखो, ये क्रिस्टल बना रहा है, यहाँ पे एक लाइन है, ये क्रिस्टल बना रहा है सल्फर। ये तो पॉइंट यहाँ पे खत्म हो गया। सल्फर का नंबर ऑफ एटम्स, ये स्ट्रक्चर फिर से कौन सा है, फेस सेंटर FCC। सल्फर कितने होंगे, 4, राइट। 4 क्रिस्टल के स्ट्रक्चर। टेट्राहेड्रल वॉइड कितने रहेंगे, 8 वॉइड रहेंगे। लेकिन ये 8 के 8 में Zn है क्या, नहीं। अल्टरनेट कहा गया है, अल्टरनेट मतलब डिवाइडेड बाय 2। तो कितने जगह पे सल्फर है, तो 4 जगह पे सल्फर है। 4 जगह पे, सॉरी 4 जगह सल्फर नहीं, 4 जगह पे Zn है, वॉइड्स में Zn। सल्फर 4, Zn 4, क्योंकि ये वॉइड्स में है ना। टोटल 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स, उसमें से अल्टरनेटिव मतलब हाफ करना पड़ेगा उसको। 4 जगह पे Zn एंड सल्फर। ठीक है, तो ये एक पॉइंट हो गया। कोई क्वेश्चन यहां तक किसी को भी, किसी को भी कोई क्वेश्चन? नहीं, ओके। नाउ नेक्स्ट माय क्वेश्चन, Zn टेट्राहेड्रल वॉइड में, टेट्राहेड्रल वॉइड में, टेट्राहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहता है, कोई बताएगा? मतलब नेबरिंग एटम कितने रहते हैं? टेट्राहेड्रल वॉइड या Zn का कोऑर्डिनेशन नंबर, नेबरिंग एटम, एनी गेस? 6. 4. 4। टेट्राहेड्रल वॉइड बनता है 4 एटम से, ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनता है 6 एटम से। ठीक है, तो Zn का कोऑर्डिनेशन नंबर बन गया 4 जिंक का, क्योंकि वो वॉइड में। इसके बारे में बात करें, सल्फर जो कि क्रिस्टल बना रहा है, ये क्रिस्टल सपोज हमने ले लिया, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 4। कैसे 4? थोड़ा एक्सप्लेन तो करो। So 6. 6 होगा। कैसे वो, अभी देखो कैसा है। बाकी Zn जो है वो वॉइड में है। ठीक है, वॉइड में है, वो यहाँ पे प्लेस्ड है, राइट। तो ये सल्फर तो एक दूसरे को यहाँ पे कनेक्टेड रहते हैं ना। कैसे हमने कनेक्शन कैसे लिया था, ऐसे कनेक्टेड रहते हैं, राइट। हमने एज लेंथ निकाली थी ना, राइट। या फिर ऐसे कनेक्टेड रहते हैं। पॉइंट समझ में आ गया ये? ठीक है, ऐसे या ऐसे कनेक्टेड रहेंगे, या फिर ऊपर की तरफ कनेक्टेड। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 आएगा। ओके, हाँ, वॉइस को भी हम कंसिडर करें तो ये इंक्रीज हो सकता है, और 1 2 3 4 5 6 7 8 + 2 8 4, तो ये 12 तक जा सकता है। ठीक है, ये डिपेंड करता है स्ट्रक्चर टू स्ट्रक्चर। हाँ, यहाँ पे उन्होंने दिया है क्या, नहीं दिया, तो ये डिपेंड करता है स्ट्रक्चर टू स्ट्रक्चर। ओके, ये भी इसको कनेक्टेड है। पॉइंट को समझो अभी,
सल्फर एक दूसरे को कनेक्टेड तो है ही, इसको भी कनेक्टेड है क्योंकि ये वॉइड ही है, बाकी कुछ नहीं, एम्प्टी स्पेस है। तो एम्प्टी स्पेस इसकी इसी की वजह से है, ठीक है। तो ये एम्प्टी स्पेस, ये कितने जगह पे एम्प्टी स्पेस को कनेक्टेड है, 1 2 3 4, नीचे के ऊपर के 4, 8 में से हाफ मतलब 4 जगह पे Zn होगा, राइट। और ये कितने सल्फर को कनेक्टेड है, 6 सल्फर को कनेक्टेड है। यहाँ पे मुझे 4 सल्फर दिखाई दिए, ठीक है, एक नीचे का एक ऊपर का, ओके। तो एक कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज हो सकता है, यहाँ पे उन्होंने दिया नहीं है, चलो ठीक है। नेक्स्ट AB2 टाइप, फिर से वही चीज CaF2, यहाँ पे अभी उन्होंने रेशियो भी नहीं दिया है। स्ट्रक्चर को याद करो, याद रखना स्ट्रक्चर को FCC स्ट्रक्चर से ही कंपेयर करेंगे हम CCP स्ट्रक्चर को भी, ठीक है। कैटायन जो है उन्होंने ये CCP स्ट्रक्चर बनाया, एनायन टेट्राहाइड्रल वॉइड में प्रेजेंट है, ओके। रेशियो भी देखो 1:2, मतलब कैल्शियम ने स्ट्रक्चर बनाया, अच्छे से देखो, कैल्शियम ने स्ट्रक्चर बनाया, फ्लोरीन कहाँ है, टेट्राहाइड्रल वॉइड में। कैल्शियम ने अगर स्ट्रक्चर बनाया, BCC स्ट्रक्चर, सॉरी FCC स्ट्रक्चर 4 कैल्शियम, फ्लोरीन टेट्राहाइड्रल वॉइड में ऑब्वियसली 8 फ्लोरीन होंगे। रेशियो क्या आएगा, 1:2, कैल्शियम CaF2। कोई उसमें कंफ्यूजन होने जैसी बात है ही नहीं, एकदम सिंपल सा है। कोई डाउट किसी को भी? नो सर। नहीं, एकदम सिंपल है। अगर स्ट्रक्चर को याद रखिए ना तो एकदम सिंपल है, याद रखना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ओके। नेक्स्ट A2B में लगभग सेम चीज, लगभग सेम चीज। यहाँ पे देखो क्रिस्टल कौन बनाएगा, एनायन ने क्रिस्टल बनाया CCP स्ट्रक्चर, ठीक है। एंड टेट्राहाइड्रल वॉइड में कौन गया, कैटायन गया। पोजीशन चेंज है ओनली, यहाँ पे निगेटिवली चार्ज, क्योंकि ये बिगर रहता है तो उसने क्रिस्टल बना दिया। सोडियम छोटा है तो वॉइड में चला गया, ठीक है। हर जगह पे ट्रू नहीं होता, यहाँ पे वो ट्रू नहीं है। यहाँ पे देखो, इस पॉइंट को भी नोटिस करना, ये पॉजिटिवली चार्ज है और उसने क्रिस्टल बनाया, क्योंकि ये बड़ा है ये छोटा है तो उसने टेट्राहाइड्रल वॉइड में चला गया, ठीक है। तो स्ट्रक्चर को देख के हमेशा याद रखना उस चीज को, मतलब एटम के साइज डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीजन ने फिर सेंटर क्यूब बना दिया सोडियम टेट्राहाइड्रल वॉइड में, रेशियो 1:2 होना ही है, और है भी सिंपल है, ठीक है। ये हो गया सारी चीजें, या स्ट्रक्चर्स, क्रिस्टल्स, ये पूरा स्टडी उसके बारे में, ओके। इसके बाद डिफेक्ट्स वगैरह है तो उसको तो टाइम लगेगा ये पूरा लेने के लिए। तो ये तो हम कल कंटिन्यू करना चाहता हूँ मैं, कल इसको भी कंटिन्यू करूँगा, खत्म हो जाएगा ये कल। और कुछ MCQs भी हम ले सकते हैं इसी चैप्टर से। तो यहाँ तक कोई भी ऐसा पॉइंट है जो आपको समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हो, कोई भी ऐसा पॉइंट है तो, या रिपीट करना है तो, ठीक है। अगर नहीं है वेल एंड गुड। नहीं है किसी को कोई डाउट? मैं अभी सिर्फ 5 मिनट लेता हूँ और जो इसका क्वेश्चन था दर्शना का, उसको सॉल्व करके देता हूँ। 1 मिनट होगी, क्वेश्चन को लाने दो मुझे। सिंपल सा है क्वेश्चन, बहुत मुश्किल नहीं, प्रेडिक्टेबल भी क्वेश्चन है। एक मिनट, हाँ। आप चैप्टर सीक्वेंस से लोगे क्या? नहीं, अभी हमने क्या डिसाइड किया, आपके ही डिमांड पे हमने ये डिसाइड किया कि एक अगर हमने स्टार्ट कर दिया एनालिटिकल, तो एनालिटिकल के पूरे सिलेबस में जितने चैप्टर है वो लेंगे, वो सीक्वेंस से लेंगे, ठीक है। और उसके बाद इनऑर्गेनिक स्टार्ट होगा, फिर वो इनऑर्गेनिक के पूरे चैप्टर्स लिए जाएंगे, 11 के भी और 12 के भी, और लास्ट में ऑर्गेनिक स्टार्ट किया जाएगा जहाँ पे 11th एंड 12th दोनों के, हाँ। फिर इररिस्पेक्टिव वो कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है, सीक्वेंस है, ओके। ये क्वेश्चन है
एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, तो सवाल ही नहीं आता इस चीज का। चलो ठीक है। 33 सर इलेक्ट्रॉनिक आंसर मैच नाही होत आहे. आंसर काय आहे? 15th ग्रुप. बरोबरच आहे. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 किती झाले? 10 20 30 आहे ना. 4s2 3s2 3p6 4s2 3d10 4p3. ओके, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सब लोग एक बार क्रॉस चेक करो तो 33 के लिए सही है ना? ये 10 ये 10 ये 10 सर क्वेश्चन विजिबल नहीं है। अच्छा सर व्हाइट स्क्रीन दिसते. वेट 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 वेट, शेयर करना भूल गया ना मैं। अभी दिखाई दिया? देखो तो। करेक्ट है सर. करेक्ट है। अब मैं पूरा ड्रॉ करने से बेहतर है कि मैं आपको पीरियोडिक टेबल ही सामने रखूं ताकि आपको आंसर समझ में आ जाए। फिफ्थ ही क्यों? इसको करूंगा कॉपी, यहाँ पे जाऊंगा, यहाँ पे नीचे पेस्ट। दिखाई दिया? यस, यहीं पे आया। वेरी गुड। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 3। 3 इलेक्ट्रॉन्स है, राइट? ये 3, लेकिन ये 2 प्लस ये 3 ना, मतलब टोटल 5 है ना? हाँ सर। और अगर ग्रुप के हिसाब से बात करें, हमेशा याद रखना ग्रुप निकालना या पूरा देखने की जरूरत नहीं होती। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वैलेंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करो। अगर ये 1 है, लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है तो फर्स्ट ग्रुप। अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो सेकंड ग्रुप। 3 इलेक्ट्रॉन है तो थर्ड ग्रुप। 4th इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है तो फोर्थ ग्रुप। और 5th इलेक्ट्रॉन है तो 5th ग्रुप। तो उसमें मैच सर असं कसं डी ब्लॉक 13th ग्रुप 14th ग्रुप 15th ग्रुप तसं आहे ना. तो इसको हम थर्ड ए, फोर्थ ए ऐसे बोलते हैं। भूल गए? फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, आउटर मोस्ट शेल पी ब्लॉक में, तो ये पी ब्लॉक का एलिमेंट है। अगर आप वैसे भी हिसाब से बात करो तो ये अच्छा, ये आपको फिर तो आंसर आएगा ही नहीं। आप ये कहोगे, मतलब आपको ऐसे कहना है कि 1 2 ये 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15 ग्रुप का मेंबर चाहिए आपके हिसाब से। करेक्ट? यही कह रहे हो ना? हाँ सर. तो अभी देखो 15 ग्रुप भी ठीक है, डी ब्लॉक अगर कंसीडर करो तो 15 ग्रुप आ जाएगा, लेकिन ऑप्शन में नहीं है तो क्या करोगे? तो रोमन के कंसीडर करो ना। कर नहीं सकते? क्या कर सकते हैं? ओके सर. इनको भी तो गलत कैसे कहेंगे? कह नहीं सकते ना गलत, उसको सवाल ही नहीं है। क्योंकि देखो रोमन में होता क्या है, रोमन में हम बेसिकली रोमन को नॉमेनक्लेचर कैसा है, ये एबीबी मैंने लिखा तो वो तो आपको समझने के लिए लिखा था, मैं दिखा दूँ आपको रोमन में भी क्या रहता है। ये फर्स्ट ए कहते हैं इसको, ये फर्स्ट ए होता है, ये फर्स्ट बी होता है, ये सॉरी ए होता है, ये सारे ए होते हैं, ठीक है। और ये थर्ड बी होता है, थर्ड सी, फोर्थ सी होता है, फोर्थ बी होता है, फिफ्थ बी होता है, ऐसे नंबरिंग दिए जाते हैं, ए बी के फॉर्म में नंबरिंग दिए जाते हैं। ओके चलो ठीक है, फिर आज के लिए रुकते हैं। कल थोड़ा सा प्रिपेयर करके आना, क्योंकि इस पे न्यूमेरिकल लेंगे, और कुछ न्यूमेरिकल है तो व्हाट्सएप पे डाल दो, थोड़ा सा जल्दी डाल देना ताकि मतलब टाइम मिले मुझे इसको शिफ्ट करने के लिए। चलो फिर रुकते हैं, कल कंटिन्यू करेंगे। बाय। थैंक यू ओके सर. सर, थैंक यू सर।